हेलो दोस्तों, नोबल बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियाँ पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। अध्याय 91 एकजुट। रंबल रंबल रंबल। युद्ध जारी रहा और चू फैंग ने अकेले ही मूल क्षेत्र के 3 विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि उसे कोई लाभ नहीं था, लेकिन वह निश्चित रूप से वंचित भी नहीं था। भीड़ के सामने एक अनसुना चमत्कार किया जा रहा था। चू परिवार के सभी लोगों को उम्मीद थी कि चू फैंग जीत जाएगा। यह न केवल ये दर्शाता था कि वे इस विपत्ति से बच सकते हैं, बल्कि इसका मतलब ये भी था कि चू परिवार एक नए शिखर पर पहुंच सकता है। चमत्कार करने वाले युवक के साथ वे जानते थे कि उनका चू परिवार अब असामान्य नहीं रहेगा। कम से कम वे छोटे से लीनिंग माउंटेन टाउन में सिमटे हुए नहीं रहेंगे। तारानकन बस अचानक कई बिजली के सांप एक दूसरे पर चढ़ गए और आगे निकल गए। यह एक लंबे बिजली के चाबुक की तरह था और इसने तीनों परिवार के मालिकों के सभी मार्शल कौशल को बिखेर दिया, लगातार उन तीनों को पीछे धकेल दिया। बेटा, दबंग होने के बारे में सोचना भी मत। एक हमले से चकनाचूर होकर तीनों परिवार के स्वामी ने एक साथ जवाबी हमला किया। उन्होंने और भी मजबूत मूल शक्ति को संघनित किया, और भी मजबूत मार्शल कौशल का प्रदर्शन किया और चू फैंग पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि परिवार के स्वामियों के हमले कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, चू फैंग की बिजली के सामने वे व्यर्थ थे और वे चू फैंग को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। क्या ये लड़का इंसान है? क्या इसके शरीर में अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा है? जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि उसने रैंक 5 मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया था, इसका मतलब था कि उसने रहस्यमय तकनीकों का भी प्रशिक्षण लिया था। उसके शरीर में मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा होना बहुत सामान्य बात है। हालांकि रैंक 5 मार्शल कौशल बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत करते हैं। अपनी साधना के साथ वह लंबे समय तक नहीं चल सकता। ये सही है, भले ही उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और भी मजबूत हो जाए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वह सूख जाएगा। वह हमसे आगे नहीं टिक पाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह निस्संदेह हार जाएगा। तीनों परिवार के स्वामी चुपचाप संवाद करते रहे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मूल शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा में स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर कहा जा सकता है। इसलिए भले ही चू फैंग ने रैंक 5 मार्शल कौशल की अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और अस्थायी रूप से उनके खिलाफ लड़ने में सक्षम था, उन्होंने सोचा कि चू फैंग की आध्यात्मिक ऊर्जा जल्द या बाद में सूख जाएगी। जब वह समय आया तो स्वाभाविक रूप से वे चू फैंग के खिलाफ जीत सकते थे। तारानकन फफफ। लेकिन उसी समय चू फैंग के पैरों के नीचे तेज हवा चलने लगी और वह तुरंत गायब हो गया। जब चू फैंग फिर से प्रकट हुआ तो वह मां परिवार के मालिक के पीछे था। ब्लेड जैसा हाथ पहले से ही उसकी गर्दन की ओर कटा हुआ था। तारानकन पफ। सब कुछ बहुत तेजी से और अचानक हुआ। उन्होंने केवल चू फैंग का हाथ देखा जो बिजली की तरह कटार से ढका हुआ था। खून की धार बह रही थी और मां परिवार के मालिक के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसका सिर गिर गया और उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान अभी भी लटकी हुई थी। बूढ़े साथियों, मुझसे लड़ते समय लापरवाह मत बनो। जैसे ही उसने मां परिवार के मालिक को एक वार में मार डाला, चू फैंग के मुंह के कोने पर एक दुष्ट मुस्कान थी। वह आगे बढ़ा और गायब होने से पहले फिर से तेज हवा का निर्माण किया। ये लड़का बहुत तेज है, सावधान रहो। ये देखकर शेष 2 घर के मालिक भौचक्के के रह गए और उन्होंने जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। वे पीछे पीछे खड़े हो गए और सख्ती से बचाव करने लगे। तारानकन फफफ। ठीक उसी समय चू फैंग अचानक प्रकट हुआ। उसका हाथ अचानक चमक उठा और उसके हाथ पर लगी बिजली अचानक बाहर निकल आई और बिजली की तलवार बन गई। इसने 2 लोगों की पीठ पर वार किया। लड़के, हमें नीची नजर से मत देखो। दोनों परिवार के मालिकों ने चू फैंग के हमले को रोकने के लिए एक ही समय में अपने मजबूत तरीकों का इस्तेमाल किया। फुसफुसाहट, लेकिन उन्होंने चू फैंग को केवल हल्की मुस्कान देते हुए देखा। बिजली की तलवार के कटने से पहले ही उसका शरीर एक बार फिर गायब हो गया और वह वान परिवार के मालिक के पीछे पहुंच गया। सावधान। जू परिवार के मालिक ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और वह जल्दी से चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चू फैंग ने पहले ही हमला कर दिया था और बिजली चमकने लगी। एक झटके के साथ वांग परिवार के मालिक का सिर भी उड़ गया और वह वहीं मर गया। चू फैंग द्वारा पलक झपकते ही मारे गए 2 लोगों को देखकर
जू परिवार के मालिक के चेहरे पर जो गुस्सा था वह अब नहीं रहा। उसकी जगह डर ने ले ली। मौत की धमकी के तहत उसे आखिरकार डर का एहसास हुआ। उस पल उसके मन में एक विचार आया, वह ये कि जब वे चू फैंग के खिलाफ लड़े तो जीत की कोई संभावना नहीं थी। शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि युवक ने कभी भी उनके साथ सही मायने में लड़ाई नहीं की। ऐसा लग रहा था कि वह उनके साथ खिलवाड़ कर रहा था। मैं तुम्हें मार डालूंगा, ये जानते हुए कि उसका जीवन अंत की ओर बढ़ रहा है। जू परिवार के स्वामी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और कुछ भी नहीं छोड़ा। उसने चू फैंग पर अपना सबसे भयंकर हमला किया। हालांकि चू फैंग की नज़र में उसके लिए और भी ज्यादा शक्तिशाली हमले बेकार थे। उसकी शाही आकाश तकनीक के सामने, उस परम गति के सामने मूल क्षेत्र के पहले स्तर की ताकत वास्तव में पर्याप्त नहीं थी। फुसफुसाहट चू फैंग का शरीर आगे की ओर उछला और एक राक्षस की तरह उसके पीछे आ पहुंचा। अपने हाथ की लहर से उसने आसानी से जू परिवार के मालिक को मार डाला। इसके साथ ही मूल क्षेत्र के तीनों विशेषज्ञ चू फैंग के हाथों मारे गए। उनकी मृत्यु उनके परिवार के समान ही हुई। उनका सिर काट दिया गया। टिल्ड। उस पल चू परिवार की भीड़ ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। चू फैंग का प्रदर्शन बहुत अप्रत्याशित था और वह कल्पना से परे बहुत मजबूत था। उस पल कोई भी जयकार नहीं कर रहा था, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। इतना सन्नाटा कि सांसों के अलावा सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उनके दिल जो भावनाओं से भरे हुए थे। एक युवक जो आत्मा क्षेत्र के केवल 7वें स्तर पर था, वह मूल क्षेत्र के पहले स्तर पर 3 लोगों को मार सकता था। एक युवक जो केवल 15 वर्ष का था, लेकिन पहले से ही एजियो ड्रैगन स्कूल का मुख्य शिष्य बन चुका था और रैंक 5 कौशल का उपयोग कर सकता था। वह युवक चाहे कहीं भी हो, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कहलाने वाला था। वह प्रतिभाशाली व्यक्ति चू परिवार से था। चू परिवार का हर एक सदस्य जानता था कि न केवल वे बच गए थे, बल्कि उन्हें अचानक उठना भी तय था, बशर्ते कि वह युवक इसके लिए तैयार हो। विशाल युद्ध का पर्दा गिर गया और चू परिवार ने लीनिंग माउंटेन टाउन में हर जगह फैली लाशों को साफ करना शुरू कर दिया। चाहे चू परिवार के सदस्य हों या शहर के नागरिक, उन सभी को सम्मानजनक तरीके से दफनाया गया। हालांकि वांग, जू और मा परिवार के मुखियाओं को लीनिंग माउंटेन टाउन की दीवारों पर लटका दिया गया। इसे बंदर को चेतावनी देने के लिए मुर्गी को मारना कहा जा सकता है, लेकिन यह वास्तव में शक्ति का दिखावा था। चू परिवार के सम्मेलन कक्ष में, वह स्थान जहां चू फैंग पहले प्रवेश करने के योग्य नहीं था, चू परिवार की सभी रीढ़ें वहां थीं। चू फैंग के लिए वह मुखिया की सीट पर बैठा था। फैंगर, आपने जो कहा उसके अनुसार पर्वतीय क्षेत्र की विभिन्न शक्तियों को निमंत्रण पत्र भेजे गए। चू युवानबा की चोटों का पहले ही ध्यान रखा जा चुका था, लेकिन चू परिवार की यह मुख्य रीढ़ चू फैंग को कुछ बातें बता रही थी और उसका रवैया बहुत विनम्र था। चू फैंग ने सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने चू युवानबा की तरफ भी नहीं देखा और अपने हाथों में किताब को देखता रहा। चू फैंग का सामना करते हुए जिसका रवैया ऐसा था, चू युवानबा केवल सूखी हंसी ही कर सकता था। चू परिवार के अन्य रीढ़ की हड्डी के लिए उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वे जानते थे कि आज से चू परिवार में चू युआन के शब्दों का कोई महत्व नहीं है, न ही चू युवानबा का। ये चू फैंग के शब्द थे। इसका अनुभव या वरिष्ठता से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चू फैंग के पास ताकत थी। आखिरकार उसके बिना हर कोई मर चुका होता। फैंगर, मुझे आश्चर्य है कि तुमने उन शक्तियों को निमंत्रण क्यों भेजा? आखिरकार चू युआन बोला। आज केवल वह, उसका पालक पिता, चू फैंग से इस तरह बात करने की हिम्मत कर सकता था। चू युआन की बातें सुनने के बाद चू फैंग ने अपने हाथों में किताब बंद की, अपना सिर उठाया, थोड़ा मुस्कुराया और कहा, मुझे लगता है कि इस पर्वतीय क्षेत्र की सभी शक्तियों को एकजुट करने का समय आ गया है। अध्याय 92 चू फैंग की वंशावली। चू परिवार की बैठक समाप्त हो गई। चू फैंग और चू युआन अपने वर्तमान निवास पर लौट आए। पिताजी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। चून के पिता और पुत्र अकेले एक कमरे में थे। चू फैंग ने कुछ पूछने के लिए कहा। फैंगर, किसी भी चीज के बारे में अपनी बात कहने में कोई बुराई नहीं है। चू युआन ने चू फैंग को देखा और उसकी निगाहें प्यार और गर्व से भरी थीं। चू फैंग के प्रदर्शन ने उसे एक के बाद एक चौंका दिया। आज उसने चू परिवार को भी बचा लिया और उसके दिल में वह पहले से ही उसका सबसे बड़ा गौरव बन गया था। ये देखकर चू फैंग ने बातचीत को आगे नहीं बढ़ाया और मुस्कुराते हुए वह सवाल पूछा जो वह हमेशा से पूछना चाहता था। पिताजी, मेरे जैविक माता पिता कौन हैं और उन्हें मुझे क्यों छोड़ना पड़ा? ये तो जब चू फैंग के शब्द निकले,
चू युआन जो अभी भी खुशी से भरा था, तुरंत स्तब्ध रह गया और उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से बदलाव आया। पिताजी, क्या ये कुछ अकल्पनीय मुद्दा है? चू फैंग ने देखा कि कुछ गड़बड़ थी। यह अवर्णनीय नहीं है। बात बस इतनी है, फैंगर, तुम्हारे माता पिता के बारे में, मैं उनके बारे में शायद ही कुछ जानता हूँ। चू युआन ने समझाते हुए सूखी मुस्कान दी। तुम्हें भी नहीं पता? क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने मुझे उठाया हो? चू फैंग थोड़ा घबरा गया। जब वो उस भिखारी से मिला जो अप्रत्याशित रूप से शक्तिशाली होने के साथ साथ काफी पागल भी था, तो चू फैंग को लगा कि उसका वंश सरल नहीं रहा होगा। इसलिए उसने अधीरता से चू युआन से वह सवाल पूछा। हालांकि यदि चू युआन ने वास्तव में उसे कहीं से उठाया था, तो इसका मतलब था कि सभी रास्ते टूट चुके थे और उसके पास चू युआन से अपने माता पिता के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में मुझे किसी ने तुम्हारी देखभाल करने का जिम्मा सौंपा है। चू युआन ने समझाया, लेकिन उसके हाव भाव से पता चलता था कि सब कुछ इतना आसान नहीं था। किसी ने सौंपा? किसने सौंपा? और तुम्हें कैसे पता कि वो व्यक्ति मेरा माता पिता नहीं था? चू फैंग ने अधीरता से पूछा। चू फैंग की अधीरता देखकर चू युआन का चेहरा लगातार बदल रहा था, जैसे कि वह कोई आंतरिक संघर्ष कर रहा हो। अंत में उसने आह भरते हुए कहा, आह, चूंकि तुम जानना ही चाहती हो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। इस कहानी को 15 साल पहले से शुरू करना चाहिए। उस साल मैं कुछ चू परिवार के नौकरों को साथ लेकर दूर की जगह पर गया था। रास्ते में हम एक पहाड़ पर जंगल से गुजरे। पहाड़ के जंगल में मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई। वह आदमी एक बच्चे को गोद में लिए हुए था और उसने मुझसे पूछा कि मेरा उपनाम चू है या नहीं। चूंकि हम कुछ सामान ले जा रहे थे और उस आदमी के कपड़े काफी संदिग्ध थे, इसलिए मैंने उसका सामना नहीं किया और उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस आदमी के हिलने डुलने के बिना ही 2 लोग विस्फोट में मारे गए और खून का तालाब बन गए। उस समय हम बहुत डरे हुए थे। हम पीछे मुड़कर भागना चाहते थे, लेकिन ये बेकार था। एक निराकार आभा ने हम सभी को जकड़ लिया था और हम हिल भी नहीं सकते थे। क्या आपका उपनाम चू है? उस आदमी ने मुझसे फिर पूछा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे चू परिवार के नौकरों को मारने और हमें बांधने वाला शायद वही व्यक्ति होगा। हालांकि उस समय इतने शक्तिशाली व्यक्ति को देखकर मैं पहले से ही डर गया था। मैं उसके सवाल पर कैसे ध्यान दे सकता था? मैं बस उसे देखता रहा। तभी मुझे आश्चर्य हुआ कि अचानक उसकी आंखों में 2 लपटें उभर आईं। उसी समय हम जो भी सामान लेकर आ रहे थे, वह सब आग की भेंट चढ़ गया। यहाँ तक कि गाड़ी और घोड़े भी तुरंत राख हो गए। उस पल उसने पहले से ही अधीरता दिखाई। मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह हत्या करने का इरादा कर रहा था। यह मेरे जीवन में अब तक का सबसे भयानक हत्या का इरादा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह नर्क से आया हो। तो उस पल मुझे लगा कि मैं बिना किसी संदेह के मर चुका हूँ। हालांकि उसने मुझ पर हमला नहीं किया। उसने केवल बात की और आखिरी बार पूछा कि मेरा उपनाम चू है या नहीं। उस समय मैंने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। मैंने जल्दी से उनके सवाल का जवाब दिया और मैंने अपने परिवार की परिस्थितियां और चू परिवार का स्थान भी बताया। उस बिंदु पर बोलते हुए चू युआन को बहुत दोषी महसूस हुआ। चू फैंग अनुमान लगा सकता था कि क्यों। जाहिर है ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय वह मौत से डरता था और उसने चू परिवार के बारे में सब कुछ सौंप दिया था। आखिर अगर उस व्यक्ति की चू परिवार से दुश्मनी थी, तो चू युआन के शब्दों ने चू परिवार को पूरी तरह से बेच दिया होगा और चू परिवार के सभी सदस्य मौत से बच नहीं सकते थे। हालांकि चूंकि चू परिवार अभी भी यहाँ था, इसका मतलब था कि उस आदमी का कोई और लक्ष्य होना चाहिए था। पिताजी, आगे क्या? चू फैंग वास्तव में अंत जानना चाहता था। उसके बाद उसने मेरे साथ गए सभी नौकरों को मार डाला और सिर्फ मुझे अकेला छोड़ दिया। उसने उस बच्चे को मुझे सौंप दिया और वह बच्चा तुम थी। तुम्हें लेने के बाद उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से पालूं और तुम्हें अपना ही समझूं। हालांकि तुम्हारा नाम मुझे तय करने की अनुमति नहीं थी। ये नाम चू फैंग ही होना था। वह तो उस समय चू फैंग को अपने दिल में बहुत झटका लगा। हालांकि उससे पहले से ही अंदाजा था कि वह बच्चा वही है, फिर भी उसका दिल अंतहीन सदमे में था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका नाम चू युआन ने नहीं तय किया था। ये पहले से ही किसी और व्यक्ति द्वारा तय किया गया था। जब उसने उस पुरुष के बारे में सोचा जिसने चू युआन से 3 बार एक ही सवाल पूछा था, तो चू फैंग के लिए ये सोचना मुश्किल नहीं था कि उसके जैविक पिता का उपनाम भी चू हो सकता है। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने उसे चू युआन को क्यों सौंपा,
तो ये बहुत संभव था कि वह व्यक्ति नहीं चाहता था कि चू फैंग अपना उपनाम बदले। उस समय मैं कैसे मना कर सकता था? स्वाभाविक रूप से मैंने उससे वादा किया था। हालांकि उसने कुछ मांगे रखीं। ये कि मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि तुम कहाँ से आए हो, नहीं मैं ये कह सकता हूँ कि तुम मेरे अपने बेटे हो। मुझे तुम्हें शुरू से ही बताना था कि तुम मेरे पालक बेटे हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था और मुझे तुम्हें स्वस्थ रूप से बड़ा होने देना था। अगर किसी भी मान का उल्लंघन किया गया तो केवल एक ही अंत होगा, वह ये कि वह पूरे चू परिवार को खत्म कर देगा और कुछ भी नहीं छोड़ेगा। चू युआन ने सच बोला और आखिरकार चू फैंग को पता चल गया कि चू युआन ने कभी चू फैंग के वंश के बारे में क्यों नहीं बताया। अगर उसने कभी नहीं पूछा, और यह भी कि चू युआन इतना असहज या भयभीत क्यों होता था जब चू फैंग उसके वंश के बारे में पूछता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई हमेशा उसे धमकाता रहता था। पिताजी, क्या आप जानते हैं कि उस नर को क्या कहा जाता था और क्या उसके शरीर पर कोई विशेष चिन्ह थे? चू फैंग ने गंभीरता से पूछा क्योंकि उसके दिल में पहले से ही इसका जवाब छिपा हुआ था। उसने यह नहीं बताया कि उसका नाम क्या था, लेकिन उसके माथे पर सचमुच एक अजीब जन्म चिन्ह था। यह एक लौ की तरह था और यह बेहद अजीब था। चू युआन ने जवाब दिया। उस समय चू फैंग काफी शांत था क्योंकि यह उसके अनुमान से काफी मिलता जुलता था। उसका वंश वास्तव में उस दिन भिखारी से संबंधित था। पिताजी, क्या उन्होंने इसके बाद कुछ कहा? क्या उन्होंने मेरे माता पिता का जिक्र किया? कुछ नहीं। उसने मुझे तुम्हारे माता पिता के बारे में कुछ नहीं बताया। तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि वह मेरे पिता नहीं हो सकते? ये शब्द सुनकर चू युआन ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। तभी वह धीरे से बोला, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें मेरे हवाले करने के बाद ऐसा लगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। वह जल्दी से एक बिल्कुल अलग व्यक्ति में बदल गया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा। मुझे आज भी वे पागलपन भरे शब्द अच्छी तरह याद हैं जो उन्होंने उस दिन कहे थे। उसने क्या कहा? चू फैंग इंतजार करने में असमर्थ था। उसने आसमान की ओर चिल्लाते हुए कहा, तुमने सही देखा है। मैंने वही किया जो तुमने मुझे करने को कहा था। क्या तुम मुझे जाने दोगे? मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे जाने दो। अध्याय 93 वर्तमान। चू युआन ने उस साल के दृश्य का बहुत ही सजीव और रंगीन ढंग से वर्णन किया। उसके चेहरे पर अभी भी एक स्तब्ध भाव था, मानो उस साल का दृश्य उसकी आंखों के सामने फिर से आ गया हो। चू फैंग ये भी बता सकता था कि उस दिन जो कुछ हुआ उसने चू युआन को बहुत प्रभावित किया। कम से कम उसके दिल में एक अमिट छाया रह गई थी। चू युआन को ऐसे देखकर चू फैंग भी गहरी सोच में डूब गया। उसे पता था कि चू युआन ने जो कहा वह सही था। वह पागल आदमी उसका पिता नहीं होना चाहिए था, वरना वह ऐसे अजीब पागलपन भरे शब्द नहीं कहता। लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसके पास बुद्धि थी वह बता सकता था कि पागल आदमी को चू फैंग को चू युआन को सौंपने का काम सौंपा जाना चाहिए था। ये भी कहा जा सकता है कि उसे किसी ने मजबूर किया था। वह उस व्यक्ति से बेहद भयभीत था जिसने उसे मजबूर किया था, और वह व्यक्ति संभवतः चू फैंग का परिवार था। हालांकि वह आदमी पहले से ही बहुत शक्तिशाली था। वह व्यक्ति कितना शक्तिशाली होगा जो उस आदमी को मजबूर कर सकता है और उसे इतना डरा भी सकता है? मैं कहाँ से आया हूँ? मेरे माता पिता कौन हैं? उन्हें मुझे दूसरों को सौंपने की क्या जरूरत थी? उस पल चू फैंग के दिल में ये सबसे बड़े सवाल थे। जितना ज्यादा वह समझता गया उतना ही उसे पता चला कि उसकी पहचान बहुत खास थी। उसके पीछे जरूर कुछ छिपा होगा। पिताजी, आगे क्या? क्या उस व्यक्ति ने आपसे कुछ और कहा? चू फैंग ने ध्यान से पूछा। उसके बाद वह गायब हो गया। मैंने नहीं देखा कि वह कैसे चला गया। अगर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं तुम्हें ले जा रहा था, तो मुझे वाकई संदेह होता कि वह वास्तव में आया था या नहीं। लेकिन तथ्यों ने मुझे बताया कि सब कुछ सच था। जहां तक मेरी बात है, मैं तुम्हें चू परिवार के पास वापस ले आया। चून की सामान जला दिया गया था और मेरे आदमी मारे गए थे, फिर भी मैं सच नहीं बोल सकता था। मैं तब केवल झूठ बोल सकता था और कह सकता था कि मैंने तुम्हें सड़क पर उठाया था। लेकिन जो कुछ हुआ उसे जानने के बाद परिवार ने मुझे तुम्हारा पालन पोषण करने की अनुमति नहीं दी और उन्हें लगा कि तुम बदकिस्मत हो। हालांकि आज मुझे विश्वास है कि कोई भी यह महसूस नहीं करेगा कि आप बदकिस्मत हैं क्योंकि आपने पूरे चू परिवार को बचाया है। ये सिर्फ इतना है कि आपको सच बताने से मुझे आश्चर्य है कि क्या वह व्यक्ति। उस बिंदु पर बोलते हुए चू युआन के चेहरे पर चिंता और भी मजबूत हो गई। आखिरकार उस व्यक्ति की ताकत बहुत भयानक थी। चू युआन को यह भी नहीं पता था कि जब वह ये सब कह रहा था तो वह व्यक्ति उसे सुन सकता था या नहीं।
उसे लगता था कि वह हमेशा खतरे में था और वह व्यक्ति कभी भी प्रकट हो सकता था। हालांकि चू फैंग द्वारा पूछे जाने पर वह वास्तव में सच न कहने के लिए सहन नहीं कर सका और चू फैंग से इसे छिपाना बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि अब तक जो भी सच्चाई जानता था उसे यह बात साफ थी कि चू फैंग की डरावनी प्रतिभा उसके जन्म के समय ही आ गई थी। आखिरकार उसका वंश पहले से ही किंवदंतियों के रंगों से भरा हुआ था। पिताजी, चिंता मत करो। मुझे लगता है कि वह व्यक्ति शायद उलझन में होगा और भ्रमित होगा। मुझे लगता है कि वह पहले ही उन चीजों के बारे में भूल चुका है जो उसने आपको सौंपी थी, इसलिए उसे परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा अगर वह वापस भी आ जाए तो भी मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। चूंकि उसने मुझे तुम्हारे हवाले किया है इसलिए वह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चू फैंग प्राचीन शहर के दृश्य को याद किए बिना नहीं रह सका। उसे सचमुच लगा कि वह व्यक्ति पहले ही पागल हो चुका है। सिर्फ इसी वजह से चू फैंग और भी ज्यादा उत्सुक हो गया। उसे ऐसा क्या अनुभव हुआ था जिससे वह पागल हो गया? क्या यह उसके माता पिता थे? वैसे भी चू फैंग के दिल में पहले से ही कई तरह के सवाल घूम रहे थे और इससे वह थोड़ा उलझन में था। चू फैंग जो उन सवालों से प्रेरित था, सच्चाई जानना चाहता था। वह कहाँ से आया था? उसके माता पिता कौन थे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके माता पिता ने उसे दूसरों को क्यों सौंपा? उस साल क्या हुआ था? ये वे जवाब थे जो चू फैंग सबसे ज्यादा जानना चाहता था। हो, यह अच्छा रहेगा। लेकिन फैंगर, भविष्य में चाहे जो भी हो, तुम हमेशा मेरा गौरव रहोगे। हालांकि मैं जानता हूं कि तुम इतने बेहतरीन हो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है और मैं जानता हूं कि तुम्हें ये सब अपने माता पिता से मिला है। फिर भी मेरे दिल में तुम अब भी मेरे बेटे हो। अचानक चू युआन को राहत महसूस हुई, जैसे कि जीवन और मृत्यु कोई मायने नहीं रखती। उसके लिए चू फैंग जैसा बेटा होना ही काफी था। पिताजी, ऐसा मत कहिए। अगर आप न होते तो मैं पहले ही भूख से मर चुका होता। मैं आज यहाँ कैसे पहुँच पाता? चाहे दूसरे कुछ भी कहें, मेरे दिल में आप ही मेरे पिता हैं। एक योग्य पिता। चू फैंग के सारे शब्द उसके दिल से निकले थे। अगर चू युआन उसे उस साल अपने साथ नहीं ले जाता तो शायद दूसरे लोग इतने भावुक नहीं होते। अगर वह उस पागल आदमी का पीछा भी करता तो शायद किसी जल्दबाजी में उसकी मौत हो जाती। इसलिए चू फैंग चू युआन के लिए वास्तव में आभारी था और उसके मन में उसके लिए वास्तव में गहरा स्नेह था। भले ही उसे अपने जैविक माता पिता के लिए तरस आ रहा था, इन सभी वर्षों की भावनाओं ने चू फैंग को महसूस कराया कि चू युआन उसका जैविक माता पिता था, क्योंकि अब तक वह व्यक्ति जिसने उसे पारिवारिक प्यार महसूस कराया, वह व्यक्ति जिसने उसे पिता के प्यार का एहसास कराया, वह कोई और नहीं बल्कि चू युआन था। हालांकि चू फैंग ने अब अपने जैविक माता पिता को दोष नहीं दिया। उसे लगा कि यह शायद कुछ अकल्पनीय बात थी, वरना वे खुद को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ते और यहाँ तक कि वे धमकियां भी देते। वर्तमान चू युआन भारी भावना से कुछ भी नहीं कह सका। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह चू फैंग के शब्दों से वास्तव में भावुक हो गया। उसे लगा कि इतने सालों में एक पिता के तौर पर उसने अपना काम ठीक से नहीं किया। उसने वाकई चू फैंग को कई शिकायतें महसूस होने दी। साथ ही अगर उस समय पागल आदमी की धमकियां न होती तो शायद वह चू फैंग को पालता भी नहीं। पिताजी, मेरे पास आपके लिए एक उपहार है। चू फैंग ने अपने कॉस्मोस सेक से आध्यात्मिक मोतियों का एक गुच्छा निकाला और चू युआन को दे दिया। ऐसा लग रहा था कि इसमें लगभग 100 मोती थे। फैंगर, ये बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकता। उन सुनहरे और चमकदार आध्यात्मिक मोतियों को देखकर चू युआन को बहुत झटका लगा। वह स्तब्ध होकर अपनी आंखें और मुंह चौड़ा कर लेता है। हालांकि उसे चू फैंग की कॉस्मोस थैली पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उस थैली में इतने सारे आध्यात्मिक मोती हैं। ये जानना कि चू परिवार के लिए बहुत बड़ी संपत्ति थी और चू फैंग उसे ये सब दे रहा था, उसके लिए स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार करना असंभव था। फैंगर, अभी तुम साधना के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हो। तुम्हारी प्रतिभा के साथ ये आध्यात्मिक मोती तुम्हें मूल क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद कर सकते हैं। तुम्हें अभी भी इसे अपने लिए छोड़ देना चाहिए। चू युआन ने हर कीमत पर उनसे बचना शुरू कर दिया। चू फैंग ने केवल हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मेरे पास अभी भी आध्यात्मिक मोती हैं। इन्हें ले लो। 2 दिन में इस पर्वतीय क्षेत्र की सभी शक्तियां आमंत्रण से आ जाएंगी। उस समय मुझे यकीन है कि कुछ संघर्ष होंगे। दादाजी अभी बहुत घायल हैं और सारा बोझ आपके कंधों पर आ जाएगा। इसलिए आपको 2 दिनों में मूल क्षेत्र में घुसना होगा, अन्यथा उन शक्तियों के लिए हमारे प्रति निष्ठा स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा। 2 दिनों में मूल क्षेत्र में प्रवेश करना।
चू युआन का दिल कठोर हो गया। हालांकि वह उन्हें शब्दों से दूर धकेल रहा था, लेकिन उसके दिल में वह वास्तव में मूल क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छा रखता था। चू फैंग के हाथों में इतने सारे आध्यात्मिक मोती देखकर शायद वह वास्तव में सफल हो सकता था। उन्हें ले जाओ। चू फैंग के अनुरोध के तहत चू युआन केवल उन्हें ले सकता था। चू फैंग की मदद से उसने आध्यात्मिक मोतियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया और उस विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा पर भरोसा करना चाहता था ताकि वह उस मूल क्षेत्र में प्रवेश कर सके जिसका उसने सपना देखा था। उसी समय एज और ड्रैगन स्कूल के मुख्य क्षेत्र में एक और दृश्य घटित हो रहा था। लेंग वुजुई एक अंधेरे भूमिगत महल में खड़ा था। उसका चेहरा बेहद गुस्से में था और उसके सामने लियू बिंग अपने चेहरे पर डर के साथ खड़ी थी। लियू बिंग को इस तरह देखकर लेंग वुजुई ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और गंभीरता से पूछा, आप कह रहे हैं कि कोई छिपकर चू फैंग की रक्षा कर रहा है और वह कम से कम गहन क्षेत्र का विशेषज्ञ है। अध्याय 94 नैतिकता और योग्यता। वह व्यक्ति निश्चित रूप से गहन क्षेत्र में था, अन्यथा गाओले की साधना के साथ उसके लिए किसी के द्वारा तुरंत मारा जाना असंभव होगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह दबाव की स्थिति में था। लियू बिंग ने डर से कांपते हुए कहा और उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। उस दिन जब उसे और गाओले को पता चला कि कुछ गड़बड़ है, तो लेंग वुजुई की सजा से बचने के लिए उन्होंने चू फैंग का पीछा करना जारी रखने का फैसला किया। जब वे सड़क पर आराम कर रहे थे, गाओले शौच के लिए चला गया। हालांकि लंबे समय तक जाने से पहले लियू बिंग ने एक बहुत ही मजबूत ऊर्जा तरंग महसूस की और दिशा वही थी जहां गाओले था। लियू बिंग ने जब जाकर देखा तो उसे पता चला कि गाओले की पहले ही मौत हो चुकी थी। ये झाओ शे भाइयों जैसा ही था। सतह पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसके अंग पहले ही टूट चुके थे। यह स्पष्ट था कि वह अत्यधिक दबाव से मर गया था। इसलिए लियू बिंग ने पीछा करना जारी रखने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय वह जितनी जल्दी हो सके वापस भाग गई और लेंग वुजुई को सब कुछ बता दिया। उस समय उसका प्रतिद्वंद्वी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका वह ध्यान रख सके। ऐसा लगता है कि मैंने चू फैंग को कम करके आंका था। लेंग वुजुई गहरी सोच में डूब गई और लियू बिंग वहीं खड़ी रही और उस डरी हुई निगाह से लेंग वुजुई को देखने लगी। उसने आधा शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की और ये देखा जा सकता था कि वह वास्तव में लेंग वुजुई से डरी हुई थी। लियू बिंग, मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले का ध्यान रखूंगा। आराम करो। अचानक लेंग वुजुई ने अपने कॉस्मोस सैक से एक छोटी सी सफेद जैड बोतल निकाली और लियू बिंग को दे दी। धन्यवाद। सफेद जैड की बोतल देखकर लियू बिंग खुश हो गई और जल्दी से उसे ले लिया। बिना सोचे समझे उसने बोतल का ढक्कन खोला और एक ही बार में सारा तरल पदार्थ खत्म कर दिया। लियू बिंग, क्या इस बार मारक का स्वाद अलग है? लियू वुजुई अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर खड़ा हो गया और एक अजीब नज़र से लियू बिंग को घूरने लगा। उसके मुंह के कोने पर एक गहरी और ठंडी मुस्कान भी थी। इस बार स्वाद थोड़ा मीठा लग रहा है। लियू बिंग ने अपने होंठ के कोने को पोंछा, लेकिन अचानक उसका चेहरा बहुत बदल गया क्योंकि उसने लेंग वुजुई की ओर इशारा किया और चिल्लाया, तुम। ओह टिल्डा। बहुत जल्दी लियू बिंग कुछ भी नहीं बोल सकी। उसका चेहरा पीला से हरा से बैंगनी हो गया और उसके शरीर से सफेद रंग की भाप निकलने लगी। उसने अपना हाथ अपने गले में डाला जैसे कि वह तरल पदार्थ को वापस बाहर निकालना चाहती हो। हालांकि उसके कार्यों के लिए कोई पुरस्कार नहीं मिला। अगर तुम सिर्फ नुकसानदेह काम ही करते हो तो तुम्हें रखने का कोई फायदा नहीं है। लियू बिंग को दर्द में देखकर लेंग वुजुई के चेहरे पर सहानुभूति का एक भी निशान नहीं था। केवल जब लियू बिंग फर्श पर गिर गया और सांस लेना बंद कर दिया, तब उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान की झलक दिखी। जानबूझकर उसे वापस रिपोर्ट करने देना ताकि मुझे पीछे हटने के लिए मजबूर करने वाली कठिनाइयों का पता चले। दिलचस्प है। मैं वास्तव में जानना चाहूंगा कि कौन व्यक्ति मेरे साथ खेल रहा है और क्या आप चू फैंग की रक्षा कर सकते हैं या नहीं। ये सोचते हुए लेंग वुजुई एक डेस्क के सामने चला गया, कागज निकाला और लिखना शुरू कर दिया। उस पत्र पर लिखा था, मेरे स्वामी पिता, मुझे एजो ड्रैगन स्कूल में कठिनाइयां आ रही हैं। क्या आप इस समस्या को हल करने के लिए हमारे पूर्वज लेंग को भेज सकते हैं? समय बीतता गया और देखते ही देखते 2 दिन बीत गए। ये वह दिन था जब चू परिवार ने पर्वतीय क्षेत्र में सभी प्रकार की शक्तियों को आमंत्रित किया था। लीनिंग माउंटेन टाउन के बाहर वो माँ और वान परिवार के सिर अभी भी वहां लटके हुए थे। एक नज़र में भी यह डरावना था। लीनिंग माउंटेन टाउन के भीतर मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान के बीच में विभिन्न स्थानों से आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए हर जगह भोज का आयोजन किया गया था। यद्यपि सभी के चेहरों पर खुशी और मुस्कान थी,
जब वे शराब पी रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे, फिर भी माहौल थोड़ा खराब था। आखिर चू परिवार द्वारा काले लोहे की खदान की खुदाई ने पूरे पर्वतीय क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। चू परिवार की जू, वांग और मा परिवार के बीच लड़ाई भी काफी दूर तक फैल गई। चू परिवार 3 परिवारों के खिलाफ लड़ने में सक्षम था, फिर भी हार नहीं पाया और साथ ही 3 मूल क्षेत्र के लोगों के परिवार के स्वामियों का सिर काट दिया, जिससे पता चला कि चू परिवार की ताकत पूरे पर्वतीय क्षेत्र में सबसे मजबूत थी। जब चू परिवार ने विभिन्न शक्तियों को भोज के लिए निमंत्रण भेजा, तो जिनके पास आंखें थीं, वे देख सकते थे कि चू परिवार क्या योजना बना रहा था। इसलिए हालांकि सभी लोग मुस्कुरा रहे थे, वास्तव में वे अपने दिल में आने को तैयार नहीं थे। उन्होंने जो किया उसका कारण केवल ये था कि वे चू परिवार से डरते थे। चू युवानबा यहाँ क्यों नहीं है? ऐसे महत्वपूर्ण दिन पर क्या चू युवानबा को इसकी मेजबानी नहीं करनी चाहिए? चू युवानबा वाकई ताकतवर है। वह उन तीनों लोगों को अकेले ही हरा सकता है। हालांकि चूंकि उसने आज अपना चेहरा नहीं दिखाया है, इसलिए मुझे लगता है कि वह बुरी तरह घायल हो गया है, इसलिए उसके लिए खुद को दिखाना अच्छा नहीं होगा। आप सही हैं, मेरा अनुमान भी बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन अगर चू युआन यहाँ होता, तो क्या वह इस दृश्य को नियंत्रित कर सकता था? आखिरकार यहाँ आए लोगों के भीतर मूल क्षेत्र का अस्तित्व है न? मुझे लगता है जरूरी समय पर चू युवानबा खुद को दिखाएंगे। पूर्ण निश्चितता के बिना चू परिवार सभी को इस जगह पर आमंत्रित नहीं करेगा। बस वह युवक कौन है? वह इतने महत्वपूर्ण पद पर कैसे बैठ सकता है? जैसा कि सभी चर्चा कर रहे थे, कुछ लोगों ने चू फैंग की ओर अपनी उंगलियां उठाई जो चू युआन के बगल में था। हालांकि चू फैंग का नाम पहले से ही हर जगह जाना जाता था, लेकिन वास्तव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने चू फैंग को पहले नहीं देखा था। ये चू परिवार का प्रतिभाशाली व्यक्ति है, चू फैंग। उसके कपड़ों को देखकर लगता है कि उसे पहले ही मुख्य शिष्य बन जाना चाहिए था। ये वाकई काफी प्रभावशाली है। इसका मतलब है कि ये जो ड्रैगन बैनर असली है। कोई आश्चर्य नहीं कि चू परिवार का इतना बड़ा आंदोलन होगा। ये जो ड्रैगन बैनर की सुरक्षा के साथ वास्तव में ऐसे लोग नहीं हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में चू परिवार को छूने की हिम्मत करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि वांग, जू और मा परिवार की ताकत बहुत कमजोर हो गई है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में अभी भी ली परिवार और झाओ परिवार हैं। उनकी ताकत पहले के जू परिवार से कमजोर नहीं है और आज वे 2 मूल क्षेत्र परिवार के स्वामी आ गए हैं। अगर चू परिवार सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करके दूसरों को ये बता रहा था कि वे काले लोहे की खदान के बारे में सोचना भी न भूले तो ये ठीक रहेगा। हालांकि अगर चू परिवार पहाड़ी क्षेत्र को एकजुट करना चाहता है और खुद इसका नेतृत्व करना चाहता है, तो मुझे डर है कि कई शक्तियां इसके लिए सहमत नहीं होंगी। अगर हम सब हाथ मिला लें, तो मेरा मानना है कि चू परिवार को सिरदर्द हो जाएगा। लोग भोज के उद्देश्य का अनुमान लगा रहे थे और कई शक्तियों को पहले से ही गुप्त रूप से खबर मिल गई थी। अगर चू परिवार वास्तव में पर्वत श्रृंखला के भीतर शक्तियों को एकजुट करना चाहता था, तो उन्हें हाथ मिलाकर विरोध करना चाहिए था। पिताजी, अब शुरू करने का समय आ गया है। चू फैंग ने चू युआन की ओर एक नजर डाली। चू युआन खड़ा हुआ और ऊंची और स्पष्ट आवाज में बोला, सबसे पहले यहाँ आने और इस भोज में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे यकीन है कि बहुत से लोग जानते होंगे कि 2 दिन पहले मेरे चू परिवार पर एक विपत्ति आई थी। 3 बड़े परिवारों ने मेरे चू परिवार को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया क्योंकि वे मेरे चू परिवार की संपत्ति लूटना चाहते थे। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्हें अपनी दुष्टता की कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि मेरा चू परिवार इस लड़ाई में विजयी रहा, लेकिन शहर के कई नागरिकों को नुकसान पहुंचा और कई परिवारों को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। इसने मुझे इस बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। पहाड़ी क्षेत्र में कई शक्तियां पहाड़ी क्षेत्र के संसाधनों को साझा कर रही हैं। हमें मूल रूप से एक परिवार की तरह होना चाहिए था, इसलिए हम एक दूसरे को कैसे मार सकते हैं? आखिर में मैंने समाधान के बारे में सोचा। तथाकथित कंपास और सेट स्क्वायर के बिना परिधि नहीं बनाई जा सकती। मुझे लगता है कि पहाड़ी क्षेत्र में हमारे पास कुछ नियम होने चाहिए और नियमों का पालन सभी द्वारा किया जाना चाहिए। TN अक्षर, कंपास और सेट स्क्वायर मिलकर क्रूल शब्द बनाते हैं। उसके बाद चू युआन ने कुछ तथाकथित नियम बताए, लेकिन वास्तव में यह विभिन्न शक्तियों के विकास को प्रतिबंधित करने के लिए था ताकि चू परिवार को सबसे अधिक लाभ मिल सके। तारांकन टकराना। अचानक एक मेज एक झटके से टूट गई। एक 9 फुट लंबा, काले रंग का, चेहरे पर मूंछें लिए हुए एक बड़ा व्यक्ति खड़ा हुआ, चू युआन की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाया, चू युआन, तुम हमें एकजुट करना चाहते हो?
ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास क्या नैतिकता और योग्यता है? अध्याय 95। मैं बिना किसी अपवाद के सिर कलम करता हूँ। जिस बड़े व्यक्ति के पास साइडबंद थे, वह एक ऐसे परिवार का मालिक था जो पीढ़ियों से अस्तित्व में था। उसकी उम्र चू युआन के समान थी और उसके पास आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर की ताकत थी। इसलिए चू युआन का सामना करते समय स्वाभाविक रूप से उसने हार नहीं मानी। चू युआन की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया जब उसने बड़े व्यक्ति की हरकतों का सामना किया। चू युआन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और उसी समय चू फैंग और चू परिवार के अन्य सदस्य भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। ये कहना जरूरी था कि चू परिवार के इस कदम से वाकई बहुत ज्यादा भव्यता आई। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, आसपास के कई लोगों के दिल धड़क उठे क्योंकि लीनिंग माउंटेन टाउन के बाहर झुके हुए सिर पहले ही साबित कर चुके थे कि चू परिवार बेरहम और निर्दयी था। हालांकि दूसरों की तुलना में मूंछों वाला वह बड़ा व्यक्ति निडर था और उसने अपने सामने खड़े चू युआन को घूरते हुए कहा, चू युआन, अगर तुम्हारा चू परिवार पहाड़ी क्षेत्र को एकजुट करना चाहता है तो तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए जो ज्यादा आकर्षक हो। जाओ और चू युआनबा को ढूंढो, नहीं तो तुम वाकई एकजुट होने और हमारा नेतृत्व करने के योग्य नहीं होगे। धमाका। हालांकि जैसे ही बड़े व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, चू युआन ने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक स्पष्ट थप्पड़ बड़े व्यक्ति के चेहरे पर जोरदार तरीके से लगा। धमाका। जोरदार टक्कर से वह विशालकाय व्यक्ति दर्जनों मीटर दूर उड़ गया। जैसे ही वह हवा में उड़ा, कुर्सियां और मेजें टूट गईं। उसकी जोरदार टक्कर से आसपास के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन ये फिर भी चू युआन के खुद को संयमित रखने का परिणाम था, वरना चू युआन के थप्पड़ से उसका दिमाग टुकड़ों में टूट सकता था। वह बड़ा व्यक्ति अपने होश में आया और सदमे से भर गया। उसने अपने चेहरे को अपने हाथ से ढक लिया। वह डर और घबराहट से बेसुध हो गया और चिल्लाने लगा, तुम मूल क्षेत्र में प्रवेश कर गए। मूल क्षेत्र। चू युआन मूल क्षेत्र में प्रवेश कर गया। जब बड़े व्यक्ति के शब्द उसके मुंह से निकले तो आसपास की भीड़ भी अंतहीन रूप से चौंक गई। पीछे मुड़कर देखें तो चू युआन द्वारा उत्सर्जित आभा थोड़ी अलग थी। यह आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, यह मूल शक्ति थी। चू युआन वास्तव में मूल क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। चू युआन ने बड़े व्यक्ति के सवाल का जवाब नहीं दिया और वह केवल उसके सामने चला गया, अपना पैर उठाया और लात मारी। एक कर्कश ध्वनि के साथ उसने बड़े व्यक्ति का बायां पैर तोड़ दिया। आह! टिल्ड 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 टिल्ड। बड़ा व्यक्ति दर्द से चिल्लाया, अपने पैर को पकड़ लिया और चीखने लगा। उस बड़े व्यक्ति को देखते हुए, जिसके चेहरे पर दर्द था, चू युआन के चेहरे पर सहानुभूति की एक भी किरण नहीं थी। वह केवल ठंडी मुस्कान के साथ बोला, क्या अब मैं योग्य हूँ? उस दृश्य को देखकर भीड़ ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि उस समय चू युआन ने खुद को नहीं छिपाया था, क्योंकि उसने अपनी आभा जारी की थी। बिना किसी संदेह के यह मूल क्षेत्र का पहला स्तर था। चू युआन वास्तव में मूल क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इसलिए चू परिवार के पास पहले से ही मूल क्षेत्र के 2 विशेषज्ञ थे। कोई आश्चर्य नहीं कि जब जू वांग और मा परिवार ने एक साथ काम किया, तब भी वे चू परिवार को नहीं हरा सके। चू परिवार की ताकत बहुत मजबूत है। उस पल बहुत से लोग जो मूल रूप से चू परिवार का विरोध करना चाहते थे, उन्होंने उन विचारों को मिटा दिया। अचानक उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने चू परिवार को कम करके आंका था। चू परिवार के पास आज जो ताकत थी, वह ऐसी नहीं थी जिसके खिलाफ वे जा सकें। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीची नज़र से देख रहा हूँ। हालांकि अगर तुम मूल क्षेत्र के सिर्फ पहले स्तर पर हो तो भी तुम योग्य नहीं हो। तभी अचानक कहीं से एक वृद्ध की आवाज सुनाई दी। उधर देखा तो एक व्यक्ति खड़ा था जो लकड़ी की तरह दुबला पतला लेकिन करीब 10 फीट लंबा था। वह बूढ़ा आदमी बहुत दुबला पतला और बहुत लंबा था। जब वह वहां खड़ा था तो वह बिल्कुल एक सूखे पेड़ की तरह था जो गिरने के कगार पर था। हालांकि उसकी आंखों की जोड़ी असामान्य रूप से चमकदार थी और इससे लोगों को उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं हुई। ये ली परिवार का स्वामी है। वह सचमुच आया था। उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर कई लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। पर्वतीय क्षेत्र में वह व्यक्ति चू युआनबा जितना ही प्रसिद्ध था और मूल क्षेत्र के प्रथम स्तर का विशेषज्ञ भी था। बूढ़े ली, जब आप बोलते हैं तो इतना सीधा बोलने की जरूरत नहीं है। कम से कम युवाओं के लिए कुछ सम्मान तो छोड़ो। ठीक उसी समय एक और बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। वह भी बहुत दुबला पतला था, लेकिन इसके विपरीत वह बहुत छोटा था। वह बिल्कुल बंदर जैसा दिख रहा था। हालांकि उसकी कुरूपता को नजरअंदाज करते हुए उसकी आभा साधारण नहीं थी। उसके पास मूल क्षेत्र के प्रथम स्तर की साधना भी थी। वास्तव में
वे तैयार होकर आए थे। चू युआन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी क्योंकि बूढ़ा आदमी जो बंदर जैसा था झाओ परिवार का मालिक था। ये कहा जा सकता है कि वे दोनों पहाड़ी क्षेत्र के भीतर चू युआनबा के अलावा पुरानी पीढ़ी में सबसे मजबूत थे। झाओ और ली परिवार की ताकत वास्तव में जू परिवार से कम नहीं थी। बस बात ये थी कि वे आम तौर पर कम प्रोफाइल रखते थे और वे उन लोगों में से थे जो चुपचाप अपना भाग्य बनाते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत करीब थे और उनके रिश्ते बेहद अच्छे थे। ये स्पष्ट था कि वे इस बार हाथ मिलाने और चू परिवार के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ आए थे। चू युआन, अपने बूढ़े पिता को बुलाओ, तुम हम दोनों के बराबर नहीं हो। झाओ परिवार के मालिक ने चू युआन की ओर हाथ हिलाया, लेकिन कभी उसकी आंखों में नहीं देखा। ये स्पष्ट था कि उसने चू युआन को अपनी आंखों में भी नहीं देखा था। हम बराबर हैं या नहीं, ये तो ताकत पर ही निर्भर करेगा। चू युआन ने ठंडी सांस ली और उन दोनों की ओर दौड़ा। उस समय वह जो मूल क्षेत्र के पहले स्तर पर था, बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अपने स्वस्थ युवा व्यक्तित्व के अलावा उसने दो बूढ़े लोगों को अपनी नजरों में नहीं रखा। बड़ी मुश्किल से मूल क्षेत्र में पहुंचने के बाद कितनी शर्म की बात है। झाओ परिवार के मालिक ने आह भरी, आगे बढ़े और चू युआन की ओर दौड़े। बहुत जल्द उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। उन दोनों ने अपनी मूल शक्ति का प्रदर्शन किया। जो शक्ति पैदा हुई वह कम नहीं थी और इस झटके से कई लोगों को नुकसान पहुंचा। हर जगह टेबल टूट गए और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन कुछ मुकाबलों के बाद एक सिद्धांत साबित हुआ। वह ये था कि बूढ़ों से निपटना आसान नहीं था। हालांकि चू युआन मूल क्षेत्र के पहले स्तर पर था, लेकिन मूल शक्ति पर उसका नियंत्रण झाओ परिवार के स्वामी से स्पष्ट रूप से कमतर था। बहुत जल्दी वह नुकसान में आ गया। चू परिवार के बेशर्म शब्द, हम सभी को एकजुट करना चाहते हैं। चू परिवार स्पष्ट रूप से हमें अपनी नजरों में नहीं रखता। आज मैं चू परिवार को दिखा दूंगा कि हमें धमकाना अच्छा नहीं है। सभी लोग हाथ मिलाएं और चू परिवार को खत्म करें। अचानक मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान के कई क्षेत्रों में विस्फोट हो गया। वे झाओ और ली परिवार के लोग थे और उन्होंने चू परिवार पर हमला करते समय खुद को संयमित नहीं किया। ये सही है, हमें अभी भी देखना है कि चू परिवार में हमारा बॉस बनने की ताकत है या नहीं। सभी लोग हाथ मिलाएं और चू परिवार को नष्ट कर दें। चू परिवार की ताकत को दबा हुआ देखकर कई शक्तियों ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है और उन्होंने युद्ध में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने चू परिवार के सदस्यों पर हमला करना शुरू कर दिया। उस समय पूरे मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में सब कुछ अस्त व्यस्त था। हालांकि सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली बात अभी भी चू युआन और झाओ परिवार के गुरु के बीच की लड़ाई थी। लेकिन उस समय झाओ परिवार के गुरु के भयंकर हमलों के तहत चू युआन स्पष्ट रूप से आगे बढ़ने में असमर्थ था और उसे हार के संकेत मिल रहे थे। चू युआन, आज तुम्हारा जीवन आराम करेगा। अचानक एक व्यक्ति युद्ध में प्रवेश करता है। ये ली परिवार का स्वामी था। ली परिवार के मालिक ने अपनी हथेली से हमला किया। उसकी हथेली पर उससे हरी रोशनी निकल रही थी और अजीब गैस फैल रही थी। यह एक बहुत ही काला और भयंकर मार्शल कौशल था, 5 सहर हाथ। उस समय चू परिवार के लोगों ने छिपे हुए शाप दिए। चू युआन जो पहले से ही वंचित था, झाओ परिवार के स्वामी का सामना करते समय कठिनाइयों पर कठिनाइयों का सामना कर रहा था। जब ली परिवार के स्वामी ने भी हमला किया तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वह उस हमले में फंस गया तो भले ही वह मर न जाए, लेकिन वह अपंग हो जाएगा। तारानकन फफफ। लेकिन जैसे ही ली परिवार का बूढ़ा आदमी अपना रास्ता पाने जा रहा था, ली परिवार के मालिक के पीछे एक राक्षस की तरह एक शरीर प्रकट हुआ। उसका हाथ बिजली की तरह था और मानो वह एक आकार का ब्लेड था। उसने ली परिवार के मालिक के गले में वार किया। तारानकन पफ। हाथ की लहर के साथ खून की बौछार हुई और ली परिवार के मालिक का सिर उड़ गया। उसकी लाश जमीन पर गिर गई और हिंसक रूप से मर गई। उसके बाद भी उसका काम खत्म नहीं हुआ। उसका शरीर घूम गया और उसने फिर से हमला किया। वह सीधे झाओ परिवार के मालिक की ओर बढ़ा और उसी तरीके से झाओ परिवार के मालिक का सिर काटकर जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। लोग ये भी नहीं देख पाए कि हमला करने वाला व्यक्ति कौन था, जबकि 2 मूल क्षेत्र के स्वामी पहले ही सिर काटकर मर चुके थे। वे बहुत ही सरलता से मर गए। जब सब कुछ खत्म हो गया, जब सबकी नजरें हमलावर पर टिकी थीं, तो सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें आश्चर्य हुआ कि हमलावर एक नौजवान था, चू परिवार का प्रतिभाशाली व्यक्ति चू फैंग। चू फैंग ने भीड़ के हैरान भाव पर ध्यान नहीं दिया।
उसने बस भीड़ पर नजर घुमाए और ठंडे स्वर में कहा, आज मेरा चू परिवार इस पर्वतीय क्षेत्र को एकजुट करेगा। जो लोग इसका विरोध करने की हिम्मत करेंगे, चाहे कोई भी हो, मैं बिना किसी अपवाद के उनका सिर काट दूंगा। अध्याय 96 स्वर्ण बैंगनी कमांडिंग बैच। हूँ टिल्ड। चू फैंग के शब्द निकलते ही भीड़ आश्चर्य से चिल्ला उठी। चू फैंग के शब्दों से सब कुछ शांत हो गया। सभी ने अपनी लड़ाई रोक दी और चू फैंग को घूरने लगे। उस पल उन्हें चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। पता चला कि चू परिवार 3 पीढ़ियों से चले आ रहे परिवारों को क्यों हरा पाया। इसका कारण चू युवानबा या चू युवान नहीं था, बल्कि वह युवक था जो सिर्फ 15 साल का था। आखिरकार चू युवानबा की ताकत चाहे जितनी भी मजबूत क्यों न हो, लोगों की समझ के अनुसार उसकी ताकत 3 अन्य परिवार के मालिकों की ताकत से बहुत दूर नहीं थी। चू युआन के लिए उन्होंने पहले से ही उसकी ताकत देखी थी और यह चू युवानबा की तुलना में कमतर थी। जहां तक चू फैंग की ताकत की बात है, तो वे पहले ही इसे व्यक्तिगत रूप से देख चुके थे। यह इतनी मजबूत थी कि उनके लिए इसे स्वीकार करना असंभव था। उस समय अधिकांश लोगों की आंखें और मुंह खुले हुए थे। उन्हें लगा कि वे नहीं जानते कि क्या करें, क्योंकि वे ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि चू फैंग में इतनी ताकत थी। एक युवा जो केवल 15 वर्ष का था, इतनी आसानी से उन शक्तिशाली लोगों का सिर काट सकता था जो मूल क्षेत्र के प्रथम स्तर पर थे। यह एक काल्पनिक कहानी की तरह था, लेकिन जब ये सब हुआ तो उनके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें जो करने की जरूरत थी वह ये था कि वे सदमे का प्रदर्शन न करें। उन्हें एक विकल्प का प्रदर्शन करना था। मेरा तियान परिवार चू परिवार के विचारों से सहमत है। आज से हम चू परिवार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने और चू परिवार के आदेशों को सुनने के लिए तैयार हैं। किसी ने अपनी स्थिति घोषित करने की पहल की। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसके पहले चू परिवार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। मेरा कियाओ परिवार भी चू परिवार का अनुसरण करने को तैयार है। उसके बाद जो शक्तियां तटस्थ रहीं, उन्होंने चू परिवार के सामने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया। अंत में चू परिवार का विरोध करने वाले, चू परिवार पर हमला करने वाली शक्तियों ने भी चू परिवार के सामने आत्मसमर्पण करना चुना। ऐसा नहीं था कि वे इसके लिए तैयार थे, ये सिर्फ इतना था कि चू फैंग की पूर्ण शक्ति के सामने उनके पास कोई विकल्प नहीं था। कोई नहीं जानता था कि चू फैंग वास्तव में कितना शक्तिशाली था। हालांकि उसने 2 लोगों का आसानी से सिर धड़ से अलग कर दिया जो मूल क्षेत्र के पहले स्तर पर थे। यह एक निर्विवाद तथ्य था। वो ही जो ड्रैगन स्कूल का शिष्य था, ये भी एक निर्विवाद तथ्य था। इसलिए हर कोई जानता था, जब तक चू परिवार के पास चू फैंग है, तब तक कोई भी पहाड़ी क्षेत्र में चू परिवार का विरोध नहीं कर सकता। वह युवक वास्तव में बहुत भयानक था। भले ही उन्होंने जीनियस के नाम सुने हों, लेकिन उन्होंने कभी भी वास्तविक जीनियस को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। हालांकि आज उनकी आंखें खुल गई थीं। वे जानते थे कि एक सच्चा जीनियस क्या होता है। एक सच्चा जीनियस उस साधना की परवाह नहीं करता जिसके विरुद्ध संभवतः जीत हासिल नहीं की जा सकती, फिर भी वह आसानी से किसी ऐसे व्यक्ति को मार सकता है जो उससे एक क्षेत्र ऊपर है। जब लगभग सभी लोगों ने चू परिवार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, तो चू फैंग धीरे धीरे एक ऊंचे मंच पर चले गए, भीड़ की ओर अपनी नजर घुमाए और कहा, चून की सभी ने आपकी स्थिति को प्रदर्शित कर दिया है, इसलिए मैं गोलमोल बातें नहीं करूंगा। आज से पर्वतीय क्षेत्र में सब कुछ मेरे चू परिवार द्वारा तय किया जाएगा। मैं केवल एक ही शब्द चाहता हूँ, आज्ञा का पालन करो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल आज्ञा माने, तुम्हारे मुंह नहीं। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए सभी लोग कृपया घुटने टेकें। क्या इसका क्या मतलब है? चू फैंग के शब्दों को सुनकर भीड़ लगातार हैरान थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। क्या मैंने खुद को स्पष्ट नहीं किया? मैं इस पर एक बार फिर जोर दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी घुटने टेक दें। अचानक चू फैंग का चेहरा ठंडा हो गया। मजबूत हत्या का इरादा हवा में भर गया और पूरे प्रशिक्षण मैदान को घेर लिया। तारानकन फफफ। उस पल सभी लोग डर से कांप उठे। उन्हें कोई हिचकिचाहट करने की हिम्मत नहीं हुई और वे सभी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। लगभग पूरे प्रशिक्षण मैदान में केवल चू परिवार ही खड़ा रहा। सभी ने अपनी निष्ठा स्वीकार की, चाहे वे चू परिवार के प्रति मित्रवत थे या तटस्थ थे, या चू परिवार पर हमला करने वाले थे, या यहाँ तक कि झाओ और ली परिवार जिन्होंने अपने परिवार के मालिक का सिर कलम करवा दिया था, सभी ने घुटने टेक दिए। ऐसा नहीं था कि उनमें गरिमा नहीं थी, बल्कि ऐसा था कि मौत के खतरे का सामना करते हुए उन्हें अपनी गरिमा छोड़नी पड़ी। जब उन्होंने चारों ओर भीड़ को देखा जो सभी घुटनों के बल बैठी थी, तो चू परिवार के सदस्यों ने आश्चर्य से आह भरी।
खास तौर पर तब जब घुटने टेकने वाले लोगों में से कई वे लोग थे जिन्होंने पहले उन पर हमला किया था और उन्हें मारना चाहते थे। पलक झपकते ही वे उनके सामने घुटने टेक दिए। इस पर यकीन करना काफी मुश्किल था चू युआन के लिए। चू फैंग के बगल में खड़े होकर और अपने बेटे को देखते हुए, जो केवल 15 साल का था, उसका दिल बेहद जटिल था। उसे लगा खुद की तुलना में चू फैंग परिवार के मालिक की तरह था। नहीं, परिवार का स्वामी नहीं। चू फैंग जो माहौल दिखा रहा था वह परिवार के छोटे स्वामी से तुलना करने लायक नहीं था। यह एक राजा का असली माहौल था। चू परिवार काफी शक्तिशाली लगता है। क्या तुम सच में सोचते हो कि पहाड़ी इलाका तुम्हारे चू परिवार की दुनिया है? तुम सब भी बेकार हो। तुम एक छोटे बच्चे के सामने घुटने टेकते हो जिसके बाल भी नहीं हैं। क्या तुम में कोई गरिमा है भी? लेकिन ठीक उसी समय अचानक एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। नजर घुमाई तो पाया कि कुछ लोग धीरे धीरे ट्रेनिंग ग्राउंड में जा रहे थे। बात करने वाला व्यक्ति एक बहुत ही योग्य बूढ़ा आदमी था। सभी ने अंदर आए लोगों के समूह को पहचान लिया। ये पर्वतीय क्षेत्र के भीतर एक शक्ति थी जिसे भयंकर बाघ एस्कॉर्ट कार्यालय कहा जाता था। सक्षम बूढ़ा आदमी एस्कॉर्ट कार्यालय का प्रबंधक था और हर कोई उसे मैनेजर लिन कहता था। मैनेजर लिन एक विदेशी परिवार से था। आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर की अपनी ताकत का उपयोग करते हुए उसने अपने अधीनस्थों को परिवारों के लिए विभिन्न सामानों को ले जाने के लिए नेतृत्व किया और पहाड़ी क्षेत्र के भीतर कुछ जमीन हासिल की। हालांकि चू परिवार की तुलना में भयंकर बाघ एस्कॉर्ट कार्यालय अभी भी एक वर्ग कम था। आमतौर पर वह चू परिवार के लिए बेहद विनम्र होगा। हालांकि उसने आज ये सब कहने की हिम्मत की। इसने सभी को बहुत भ्रमित कर दिया। साले, एक साधारण बाहरी ग्रामीण ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है? लगता है तू जीने से ऊब गया है। ये सही है। अगर तुम चू परिवार की बात नहीं मानोगे तो तुम मर जाओगे। उस पल चू परिवार को बोलने का मौका देने से पहले ही चू परिवार के सामने आत्मसमर्पण करने वाली विभिन्न शक्तियां पहले विस्फोटित हो गईं। वे भयंकर बाघ अनुरक्षण कार्यालय के लोगों की ओर गुस्से से दौड़े। स्वाभाविक रूप से वे चू परिवार से अच्छे प्रभाव प्राप्त करना चाहते थे। आखिरकार चू परिवार का पहाड़ी क्षेत्र को एकजुट करना पहले से ही तय था। जब तक चू फैंग वहां था, भविष्य में चू परिवार के लिए संभावनाएं अनंत कही जा सकती थी। इस समय चू परिवार के जूते चाटने का सबसे अच्छा समय था। हालांकि उस भीड़ का सामना करते हुए जो उसे मारने के इरादे से दौड़ रही थी, उस मैनेजर लिन को जरा भी डर नहीं लगा। उसने अपनी जेब से एक कमांडिंग बैज निकाला, उसे ऊपर उठाया, फिर जोर से बोला, मेरे पास गोल्डन बैंगनी कमांडिंग बैज है। मुझे छूने की हिम्मत कौन कर सकता है? क्या सुनहरा बैंगनी कमांडिंग बैज? TN, मैं वास्तव में बैज के अलावा कोई बेहतर अनुवाद नहीं जानता, लेकिन अधिक सामान्य विचार के लिए यहाँ इसकी कुछ छवियां दी गई हैं। ये शब्द सुनकर सभी लोग बहुत हैरान हो गए। जो लोग पहले से ही हत्या करने की नीयत से भरे हुए थे, उन्होंने तुरंत अपने कदम रोक दिए और अपनी निगाहें कमांडिंग बैज पर केंद्रित कर दी। हालांकि नजरें महत्वपूर्ण नहीं लग रही थीं, लेकिन उनके चेहरे तुरंत राख हो गए। उनके दिलों में एक बेढंगा डर उमड़ पड़ा। ये बताने की जरूरत नहीं कि अब उनका फर्स्ट टाइगर एस्कॉर्ट ऑफिस को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। कुछ लोग पहले ही पीछे हटने लगे थे। पर्वतीय क्षेत्र से 500 मील बाहर एक शहर था जिसे गोल्डन पर्पल सिटी कहा जाता था। शहर की ताकत काफी मजबूत थी और 1000 मील की परिधि के भीतर की सारी जमीन उस शहर के कब्जे में थी। ये पर्वतीय क्षेत्र का असली शासक था। हालांकि क्योंकि यह काफी दूर था और पहाड़ी क्षेत्र में बहुत अधिक संसाधन नहीं थे, इसलिए गोल्डन पर्पल सिटी ने पहाड़ी क्षेत्र का प्रबंधन नहीं किया, इसलिए कई परिवारों का वर्चस्व था। जहां तक सुनहरे बैंगनी कमांडिंग बैज की बात है, तो ये केवल सुनहरे बैंगनी शहर के स्वामी के भरोसेमंद सहयोगियों के पास ही था। कमांडिंग बैज को देखना शहर के स्वामी को देखने जैसा था और सभी को घुटने टेकने पड़ते थे। अध्याय 97, सेना का आगमन। सुनहरा बैंगनी कमांडिंग बैज, ये वास्तव में वह बैज है। इस बूढ़े आदमी लिन के हाथ वह चीज कैसे लगी? सबके चेहरे बदल गए क्योंकि सुनहरे बैंगनी कमांडिंग बैज का मतलब छोटा नहीं था। इसमें चू फैंग द्वारा लाए गए एजियो ड्रैगन बैनर से भी ज्यादा निवारक शक्ति थी। अंत में, चाहे एजियो ड्रैगन स्कूल कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, ये सिर्फ एक स्कूल था। ये हर जगह शक्तियों को रोक सकता था, लेकिन ये हर जगह शक्तियों को आदेश नहीं दे सकता था। हालांकि गोल्डन पर्पल सिटी अलग थी। हालांकि अंदरूनी जानकारी और ताकत के मामले में यह एजियो ड्रैगन स्कूल से कमतर था, लेकिन यह उस क्षेत्र का अधिपति था। तथाकथित एक मजबूत ड्रैगन जमीन पर सांपों को दबा नहीं सकता।
वही अर्थ लागू होता है। TN मुहावरे का मतलब है कि एक मजबूत ताकत ड्रैगन स्थानीय शक्तियों सांपों को दबा नहीं सकती। इसके अलावा शहरों के बीच परस्पर संबंध थे। हालांकि गोल्डन पर्पल सिटी एक दूसरे दर्जे का शहर था जो अपनी जमीन पर नियंत्रण रखता था, लेकिन इसके अलावा वहां अभी भी पहले दर्जे के शहर थे। ताकत के मामले में यह एजो ड्रैगन स्कूल से कमतर नहीं होगा। प्रथम श्रेणी के शहरों के अलावा राजकुमारों के महल भी थे। राजकुमारों के महल की ताकत बहुत बड़ी थी और यह एजोर प्रांत के प्रथम श्रेणी के स्कूल लिंग्यून स्कूल से भी कमजोर नहीं था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि राजकुमार के महलों के पीछे एक बहुत बड़ा राक्षस था। ये जियांग राजवंश था, 9 प्रांतों का अधिपति। इसका मतलब ये भी था कि हालांकि जियांग राजवंश ने विभिन्न शक्तियों के विकास को प्रतिबंधित नहीं किया था और न ही 9 प्रांतों के क्षेत्रों की सीधे निगरानी की थी, वास्तव में शाही दरबार ने पहले से ही 9 प्रांतों में एक पूर्ण प्रबंधन प्रणाली स्थापित की थी। 9 प्रांतों में सब कुछ जियांग राजवंश के हाथों में था। इससे ऐसी स्थिति भी पैदा हुई कि चाहे स्कूल कितने भी मजबूत हो जाएं, वे केवल एक क्षेत्र में ही शक्ति थे। चाहे शहर कितने भी कमजोर हों, उनके पीछे समर्थक के रूप में शाही दरबार था। स्कूल अन्य स्कूलों पर हमला कर सकते थे, लेकिन उनमें से बहुत कम ही किसी शहर को भड़काने का साहस कर पाते थे, क्योंकि वे ऐसा करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इसलिए यही कारण था कि गोल्डन पर्पल सिटी के अधिकार क्षेत्र के भीतर कई परिवारों के लिए गोल्डन पर्पल सिटी का नाम एजो ड्रैगन स्कूल से भी ज्यादा डरावना था। गोल्डन पर्पल कमांडिंग बैच की निरोधक क्षमता एजो ड्रैगन बैनर से कहीं ज्यादा थी। तुम गोल्डन पर्पल कमांडिंग बैच देखने के बाद भी घुटने क्यों नहीं टेक रहे हो? उनके डरे हुए हाव भाव देखकर मैनेजर लिन उन पर भड़क गया। उसने भीड़ की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब उनके शब्द निकले तो भीड़ वाकई डर गई और वाकई बहुत से लोग घुटनों के बल बैठ गए, खास तौर पर झाओ और ली परिवार। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने उद्धारकर्ता को देख लिया हो और वे अपना सिर जमीन पर पटकने लगे। उस दृश्य का सामना करते हुए चू फैंग ने अपनी आंखों में सब कुछ डालते हुए थोड़ा भौहें सिकुड़ी। उसे अचानक एक कहावत समझ में आई। वह जानता था कि दीवार के ऊपर की घास हवा के साथ झुक जाती है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि उस पल उसके सामने लोगों का एक समूह था जो ऐसे ही थे। आप सभी घुटने क्यों नहीं टेक रहे हैं? क्या आप इस सुनहरे बैंगनी कमांडिंग बैच को अपनी आंखों में न डालने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप शहर के स्वामी को अपनी आंखों में न डालने की हिम्मत रखते हैं? ये देखकर कि वहां बहुत से लोग थे जो घुटने नहीं टेक रहे थे, उस मैनेजर लिन ने जोर से चिल्लाया, मैं देखूंगा कि कौन उसके लिए घुटने टेकने की हिम्मत करता है। ये देखकर चू फैंग भी गुस्से से चिल्लाया। चू फैंग की बातें सुनने के बाद जो लोग मूल रूप से घुटने टेकना चाहते थे, वे वास्तव में भ्रमित हो गए क्योंकि वे दुविधा में पड़ गए। हालांकि गोल्डन बैंगनी शहर बहुत प्रभावशाली था, आखिरकार सम्राट पहाड़ों में बहुत ऊपर था। केवल एक कमांडिंग बैच के साथ इसका उपयोग केवल एक निवारक के रूप में किया जा सकता था। उनके सामने चू फैंग यहाँ सबसे ताकतवर व्यक्ति था। अगर वे चू फैंग को अपने गुस्से से नाराज कर देते तो वह संभवतः उन सभी को मार भी सकता था। चू फैंग, तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। तुम गोल्डन पर्पल सिटी के नियमों के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हो। तुम गोल्डन पर्पल कमांडिंग बैच को देखकर न केवल घुटने टेकते हो, बल्कि दूसरों को धमकाने की हिम्मत भी करते हो। क्या तुम गोल्डन पर्पल सिटी का विरोध कर रहे हो? क्या तुम जियांग राजवंश का विरोध कर रहे हो? मैनेजर लिन ने चू फैंग की ओर इशारा किया और चिल्लाया। उसके शब्दों में धमकी के अर्थ छिपे थे। तो क्या हुआ अगर मैं विरोध कर रहा हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा? चू फैंग न केवल डर गया, बल्कि उसने ठंडे स्वर में चिल्लाकर जवाब भी दिया, फैंगर, पागल मत हो। उसका सुनहरा बैंगनी कमांडिंग बैच असली है। तुम उस पर हमला नहीं कर सकते, वरना सुनहरा बैंगनी शहर तुम्हें माफ नहीं करेगा। चू फैंग के मन में हत्या का इरादा देखकर चू युआन डर गया। उसने जल्दी से चू फैंग की आस्तीन खींची और उसे बहुत डर लगा कि चू फैंग उस मैनेजर लिन पर हमला कर देगा। हा, चू युआन, मैं देख रहा हूँ कि तुम समझ गए हो। चू युआन के कमजोर रवैये को देखकर मैनेजर लिन पागलों की तरह हंसा और फिर जोर से बोला, मैं तुमसे यह नहीं छिपाऊंगा। अभी स्वर्ण बैंगनी शहर के स्वामी को पहाड़ी क्षेत्र में काले लोहे की खदान के बारे में पता चल चुका है। शहर के स्वामी वर्तमान में सेना लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वह जल्द ही इस स्थान पर पहुँच जाएंगे। तो अब से इस पहाड़ी क्षेत्र में स्वर्ण बैंगनी शहर का प्रबंधन व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं शहर के स्वामी द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त प्रबंधक हूँ।
चू परिवार ने काले लोहे की खदान की खोज करके बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए भविष्य में काले लोहे की खदान से खनन भी चू परिवार द्वारा ही किया जाएगा। हालांकि निकाले गए सभी अयस्कों को गोल्डन पर्पल सिटी को दिया जाना चाहिए। गबन की अनुमति नहीं है, अन्यथा बिना किसी अपवाद के सिर कलम करने की सजा दी जाएगी। मैनेजर लिन के शब्दों ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। वर्तमान में गोल्डन पर्पल सिटी की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसका मतलब था कि चू फैंग और अन्य लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए, अन्यथा चू परिवार मौत से बच नहीं पाएगा। गोल्डन पर्पल सिटी के आने का कारण क्या था? ये ब्लैक आयरन माइन के लिए था। गोल्डन पर्पल सिटी को ब्लैक आयरन माइन के बारे में खबर कैसे मिली, ये समझाना मुश्किल नहीं था। इसका जवाब मैनेजर लिन के हाथों में गोल्डन पर्पल कमांडिंग बैज को देखकर ही मिल गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह वही बुरा आदमी होगा जिसने स्वर्ण बैंगनी शहर को ये खबर बताई होगी, और क्योंकि स्वर्ण बैंगनी शहर के स्वामी ने सोचा कि उसने ये रहस्य बताकर कोई सेवा की है, इसलिए उसने इनाम रखा। स्वर्ण बैंगनी कमांडिंग बैच और मैनेजर का पद इसका सबूत था। ये बुरा कमीना चू फैंग का चेहरा तो नहीं बदला, लेकिन उसकी आस्तीन के अंदर की मुट्ठियां कसकर बंद थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि पहाड़ी इलाके में इतना विश्वासघाती बुरा आदमी भी होगा। हालांकि गुस्सा होना ही था। चू फैंग अभी भी समझदार था और वह अभी जो कर सकता था वह मैनेजर लिन पर हमला न करना था। उसे बस चुपचाप इंतजार करना था। निर्णय लेने से पहले गोल्डन पर्पल सिटी की सेना के आने तक इंतजार करना था। जैसा कि मैनेजर लिन ने कहा था, लीनिंग माउंटेन टाउन से दर्जनों मील बाहर बख्तरबंद, सशस्त्र और संगठित पुरुषों और घोड़ों का एक समूह निकट आ रहा था। सेना के इस बड़े समूह में 1000 तक लोग थे। इसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। सबसे कमजोर आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर था और घोड़े पर सवार सभी लोग मूल क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। नेतृत्व करने वाले के पास असाधारण ताकत थी। यह एक अधेड़ उम्र का बड़ा आदमी था। उसने कवच नहीं पहना था और उसने केवल एक चौड़ा और ढीला लबादा पहना हुआ था। लबादा बैंगनी रंग का था और उस पर ड्रैगन और फीनिक्स सिले हुए थे। सोने से सिला हुआ ये लबादा काफी सुंदर लग रहा था। उसके कपड़े पहनने के अलावा उसका चेहरा भी कम सरल था। उसके शरीर से एक विशेष आभा निकलती थी और उसके आसपास के अन्य लोगों में वह आभा नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी ताकत थी। वह मूल क्षेत्र के 9वें स्तर का विशेषज्ञ था। एक और कदम के साथ वह गहन क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। वह स्वर्ण बैंगनी शहर का स्वामी था। चेन हुई हाल ही में गोल्डन पर्पल शहर के संसाधनों की कमी थी और चेन हुई श्रद्धांजलि करों के बारे में चिंतित था। हालांकि ठीक उसी समय उसे खबर मिली कि पहाड़ी क्षेत्र में एक काले लोहे की खदान की खोज की गई थी। इससे वह बेहद खुश हो गया। अपनी खुशी के तहत उसने न केवल उस व्यक्ति को गोल्डन पर्पल कमांडिंग बैच प्रदान किया, बल्कि वह व्यक्तिगत रूप से अपने आदमियों को लीनिंग माउंटेन टाउन का एक नज़ारा दिखाने के लिए भी लाया। वर्तमान में वह कोई छोटा सा गाना गुनगुना रहा था और अपने अधीनस्थों से बातें कर रहा था। लेकिन अचानक उसे पता चला कि एक व्यक्ति उनके सामने आ गया है और उसने उनका रास्ता रोक लिया है। अध्याय 98 लोगों पर दबाव डालने के लिए शक्ति का प्रयोग करना। उस पल चेन हुई और कई अन्य सैनिकों और अधिकारियों की आंखें चमक उठीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो व्यक्ति सड़क के बीच में खड़ा था और उन्हें रोक रहा था, वह एक सुंदर महिला थी। वह बेहद खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि एक नज़र में ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। गोरी त्वचा, प्यारा सुंदर चेहरा और गर्व करने लायक फिगर। वह वाकई एक खूबसूरत महिला थी जिसके लिए सभी पुरुष तरसते थे। हालांकि वह काफी सुंदर थी, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली आभा सरल नहीं थी। खासकर हजारों आदमियों की सेना के सामने अकेले खड़े होने से ही उसकी हिम्मत और सूझबूझ का पता चल गया था, और यह भी पता चला कि उसके इरादे अच्छे नहीं थे। इस महिला, मुझे आश्चर्य है कि आपका नाम क्या है? यहाँ इंतजार करके आपको हमसे क्या काम है? आखिर चेन हुई एक शहर का राजा था। अपने अनुभव से उसे लगा कि उसके सामने खड़ी खूबसूरत महिला की कोई अच्छी मंशा नहीं होगी। इसलिए उसने सीधे सवाल किया, मैं सू रो हूँ, एजियो ड्रैगन स्कूल के आंतरिक प्रांगण का एक बुजुर्ग। यहाँ प्रतीक्षा करके मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसके लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। सू रो ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी उम्र के साथ आप एजियो ड्रैगन स्कूल के एक बुजुर्ग बन गए हैं। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो अपनी बात कहने में कोई बुराई नहीं है। चेन हुई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
मुझे पता है कि आप लीनिंग माउंटेन टाउन में काले लोहे की खदान की वजह से इस यात्रा पर हैं। हालांकि लीनिंग माउंटेन टाउन में काले लोहे की खदान की खोज चू परिवार ने की थी और वे अभी इसके प्रभारी भी हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मेरा उस चू परिवार से कुछ रिश्ता है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मुझे कुछ सम्मान दे सकते हैं और काले लोहे की खदान में शामिल नहीं होंगे। सूरो ने भी जवाब देते हुए मुस्कुराया और उसका लहजा भी काफी विनम्र था। उन शब्दों को सुनकर चेन हुई के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया और वह असामान्य रूप से शांत हो गया। उसने बिना किसी हड़बड़ी के मुस्कुराते हुए कहा, लेडी सूरो, आप गलत हैं। चूंकि यह पर्वतीय क्षेत्र मेरे अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का प्रबंधन मेरे द्वारा किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र की चीजें भी मेरे द्वारा प्रबंधित की जाती हैं। काले लोहे की खदान एक बहुत बड़ी संपत्ति है और मैं इसे किसी और को नहीं लेने दे सकता। हम बिल्कुल अजनबी हैं, इसलिए मुझे आपको कोई सम्मान देने की जरूरत नहीं है। यह मेरे गोल्डन पर्पल शहर का मामला है। आपको तो छोड़िए, अगर एजियो ड्रैगन स्कूल का मुखिया भी आ जाए तो उसे दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। आपका लहजा बहुत बढ़िया है। आपने कहा कि मेरे एजियो ड्रैगन स्कूल को आपके गोल्डन पर्पल सिटी में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, तो मैं, सूरो, आज दखल दूंगी। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप में से कोई भी मेरी अनुमति के बिना यहाँ से कैसे गुजरने वाला है। अचानक सूरो की उंगलियां आगे बढ़ीं और उसने अपने सामने सड़क की ओर इशारा किया। एक निराकार ऊर्जा फूट पड़ी और सड़क पर एक गहरा गड्ढा बन गया। तारांकन गड़गड़ाहट। सूरो ने अपनी बाहें हिलाईं और धूल हर जगह उड़ने लगी। एक गहरी दरार दिखाई दी और सड़क को विभाजित करना शुरू कर दिया। कितनी घमंडी लड़की है, मैं देखना चाहता हूं कि तुम हमें कैसे रोकोगी। सूरो की हरकतों को देखकर स्वर्ण बैंगनी शहर के सैनिक और अधिकारी अतुलनीय रूप से क्रोधित हो गए। घोड़ों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने आक्रामक रूप से सूरो की ओर दौड़ते हुए मूल शक्ति की परतें छोड़ी। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। घोड़ों की सरपट दौड़ के साथ मूल शक्ति बनी हुई थी और लोहे के खुरों और मूल शक्ति के रौंदने के कारण उनके पैरों के नीचे की जमीन आंखों को चीर देने वाली गड़गड़ाहट की आवाजें कर रही थी और हिंसक रूप से हिलने लगी थी। उन्होंने जो ताकत दिखाई वह वाकई भयानक थी। गोल्डन पर्पल सिटी सैनिकों की हरकतों का सामना करते हुए सूरो का चेहरा नहीं बदला। वह हर चीज को देखते हुए केवल मुस्कुराती रही। जब सेना दरारों द्वारा बनाई गई सीमा को पार करने वाली थी, तभी सूरो का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसकी बर्फ सी सफेद चोंगसम पागलों की तरह नाच रही थी और उसके नाजुक शरीर के भीतर गैस की परतें निकल रही थीं, जो नंगी आंखों से दिखाई दे रही थी। गैस बहुत तेज थी और उसने मूल क्षेत्र के अधिकारियों और सैनिकों को अपनी चपेट में ले लिया। वे सभी बुरी तरह से तबाह हो गए क्योंकि उन्हें बलपूर्वक पीछे धकेल दिया गया। गहन क्षेत्र। उस पल चेन हुई की आंखें चमक उठी क्योंकि उसे पहले से ही महसूस हो रहा था कि सूरो द्वारा उत्सर्जित आभा मूल शक्ति नहीं थी, ये गहन शक्ति थी। उसके सामने खड़ी युवा और सुंदर महिला गहन क्षेत्र में थी। गहन क्षेत्र। हालांकि उसके और गहन क्षेत्र के बीच केवल एक धागे की दूरी थी, लेकिन उनके पास जो शक्ति थी वह आकाश और पृथ्वी के बीच का अंतर थी। अगर सूरो की ताकत काफी मजबूत थी, तो भले ही उनकी पूरी 1000 आदमियों की सेना एक ही समय में हमला कर दे, वे शायद उसे हरा भी न पाएं। ये गहन क्षेत्र की ताकत थी। एक बार एक व्यक्ति था जो गहन क्षेत्र के शिखर पर था और उस व्यक्ति ने अकेले ही एक पूरे दूसरे दर्जे के स्कूल को खत्म कर दिया। ये जानना कि दूसरे दर्जे के स्कूलों में न केवल कई लाख शिष्य होते हैं, बल्कि उनके पास गहन क्षेत्र के विशेषज्ञ भी होते हैं जो स्कूल की निगरानी करते हैं। हालांकि उस व्यक्ति के सामने वे एक बार भी नहीं झेल सकते थे। इसलिए जब चेन हुई को पता चला कि सूरो गहन क्षेत्र की विशेषज्ञ थी, तो उसके शांत चेहरे पर चिंता की एक झलक उभरी और उसने गंभीरता से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने प्रभावशाली होगे। तुम वाकई हमें रोक सकते हो क्योंकि तुम गहन क्षेत्र में हो। हालांकि एक स्कूल के बड़े होने के नाते आपको स्कूल के नियमों की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप इस तरह से हमारा रास्ता रोकेंगे तो क्या आपको डर नहीं है कि भविष्य में एजियो ड्रैगन स्कूल में परेशानी होगी? मुसीबत। क्या तुम एजियो ड्रैगन स्कूल को अपनी नज़रों में नहीं डाल रहे हो? क्या तुम मुझे अपनी नज़रों में नहीं डाल रहे हो? हालांकि 9 प्रांतों में स्कूलों का एक सामान्य नियम है जो शहरों के साथ हस्तक्षेप करने से मना करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा एजियो ड्रैगन स्कूल आपसे डरता है। मैंने आपसे पहले भी विनम्रता से मदद करने के लिए कहा था, लेकिन न केवल आपने मेरे अच्छे इरादों को नहीं पहचाना, बल्कि आपने मुझे धमकाने के लिए अपने पद का भी इस्तेमाल किया। ठीक है, अब मैं अपना फैसला बदल रहा हूँ। मैं तुमसे मदद नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ।
सू रो धीरे धीरे दरार द्वारा बनाई गई सीमा को पार करके चेन हुई की ओर चला गया। तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो तुम एजो ड्रैगन स्कूल के लिए एक आपदा को जन्म दोगे। तुम उस दोष को लेने में सक्षम नहीं हो। उस पल चेन हुई पूरी तरह से घबरा गया। गहन क्षेत्र में एक व्यक्ति का सामना करते समय उसे कोई आत्मविश्वास नहीं था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे इस तरह बात करने का दोष अपने ऊपर ले सकते हो? सू रो की मुस्कान बर्फीली हो गई। क्या तुम्हारा क्या मतलब है? सू रो के मजबूत और सख्त माहौल को महसूस करते हुए चेन हुई ने घोड़े को पीछे की ओर जाने के लिए कहा। उसने अवचेतन रूप से महसूस किया कि यह एक अच्छी स्थिति नहीं थी। उसके सामने की सुंदरता उतनी सरल नहीं थी जितनी वह दिख रही थी, अन्यथा वह ये शब्द नहीं कहती। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मुझसे अपनी स्थिति या पद के बारे में चर्चा करने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं हैं। सू रो की कलाई घूमी और एक कमांडिंग बैज दिखाई दिया। उस कमांडिंग बैज को देखने के बाद चेन हुई और उसके पीछे खड़े सभी अधिकारियों के हाव भाव काफी बदल गए। उनके चेहरों पर एक अवर्णनीय भय छा गया। फुसफुसाहट अचानक चेन हुई घोड़े से कूद पड़ा और सू रो के सामने घुटनों के बल बैठ गया। बेमिसाल निराशा के स्वर में उसने विनती की, मुझे नहीं पता था कि दूसरी महिला यहाँ आएगी। मैंने पहले भी अपराध किया है, इसलिए कृपया उसी के अनुसार सजा दें। उस क्षण चाहे वे घोड़ों पर सवार अधिकारी हों या पीछे बैठे सैनिक, सभी ने घुटने टेक दिए और सू रो के प्रति अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए क्षमा मांगी। सू रो का कमांडिंग बैज भी एक शहर से आया था और वह शहर एक प्रथम श्रेणी का शहर था। जहां तक सू रो की पहचान का सवाल है, वह वर्मिलियन शहर के स्वामी की 2 बेटियों में से एक थी। लेकिन यह महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था। महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि गोल्डन पर्पल सिटी का प्रबंधन संयोग से वर्मिलियन बर्ड सिटी द्वारा किया जाता था और सू रो चेन हुई की प्रत्यक्ष वरिष्ठ थी। टीएन सू रो का एक बड़ा भाई है, इसलिए उसे दूसरी महिला की उपाधि दी गई है। अध्याय 99 पुरस्कार और दंड। लीनिंग माउंटेन टाउन के मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में पूरी तरह से सन्नाटा था और तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया था। दूर से ही सब लोग हवा में उड़ती धूल देख सकते थे। उन्हें युद्ध के घोड़ों की दहाड़ सुनाई दे रही थी। स्वर्ण बैंगनी शहर की सेना आ चुकी थी। जल्दी से मेरे पीछे आओ और शहर के स्वामी का स्वागत करो। मैनेजर लिन ने जोर से चिल्लाया और जल्दी से शहर के प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद को पहले से ही पहाड़ी क्षेत्र का प्रबंधक मान लिया हो। ये देखकर प्रशिक्षण मैदान में मौजूद भीड़ ने असम्मानजनक होने की हिम्मत नहीं की और वे जल्दी से उसके पीछे चले गए। यदि उन्हें पहले मैनेजर लिन के प्रति कोई संदेह था, तो गोल्डन पर्पल सिटी की सेना को देखने के बाद उनका संदेह धुएं की तरह गायब हो गया और उन्होंने जो पहले कहा था उस पर पूरी तरह से विश्वास किया। लोगों के बड़े समूह को बाहर निकलते देख, हालांकि चू फैंग ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल लोगों के प्रवाह का अनुसरण करते हुए शहर के प्रवेश द्वार तक जा सकता था और स्वर्ण बैंगनी शहर के स्वामी का स्वागत कर सकता था। हालांकि उसके दिल में स्वर्ण बैंगनी शहर की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन पूर्ण शक्ति प्राप्त करने से पहले उसके पास अस्थायी रूप से झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कम से कम वह बिना किसी कारण के उसे नाराज तो नहीं कर सकता था। चू फैंग, तुम्हारे चू परिवार ने गोल्डन बैंगनी कमांडिंग बैज देखने के बाद भी घुटने नहीं टेके। मैं शहर के स्वामी को इसकी सूचना दूंगा। शहर के प्रवेश द्वार पर पहुंचने के बाद प्रबंधक लिन ने ठंडे स्वर में चू फैंग से यह बात कही। जो चाहो करो। चू फैंग ने उसे एक नज़र देखा और उस छोटे व्यक्ति पर समय बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई जो उसकी सफलता का आनंद ले रहा था। बस थोड़ी देर रुको, दर्द तुम्हें भी आएगा। मैनेजर लिन ने भी ठंडी सांस ली और उसके मुंह के कोने पर ठंडी मुस्कान और भी गहरी हो गई। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। अनगिनत लोगों की निगाहों के सामने गड़गड़ाहट की आवाज और करीब आती गई। बहुत जल्दी उन्हें धूल के बीच सुनहरे बैंगनी शहर की सेना के सिलहूट दिखाई दिए। बख्तरबंद संगठित स्वर्ण बैंगनी सेना को देखकर लगभग सभी लोग उसकी भव्यता से चकित रह गए। उस समय चू परिवार के साथ संघर्ष करने वाले लोग मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि चू परिवार पर एक और विपत्ति आने वाली है। चू फैंग के अहंकारी व्यवहार और चू फैंग के सामने आने वाली स्थिति के बारे में सोचकर ये बताने की कोई जरूरत नहीं थी कि वे कितने उत्साहित थे। भीड़ की तनावपूर्ण निगाहों के बीच स्वर्ण बैंगनी शहर की सेना चेन हुई के नेतृत्व में शान से लीनिंग माउंटेन टाउन के प्रवेश द्वार पर पहुंची। हम नगर स्वामी को अपना सम्मान अर्पित करते हैं। ये देखकर मैनेजर लिन ने तुरंत घुटने टेक दिए और उसी समय घटनास्थल पर मौजूद कई लोग भी घुटने टेक दिए।
यहाँ तक कि चू परिवार भी घुटने टेक गया। गोल्डन पर्पल सिटी पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति का सामना करते हुए उन्होंने किसी भी तरह से अपमानजनक होने की हिम्मत नहीं की। हालांकि चू फैंग फिर भी खड़ा हो गया। ऋण चू फैंग, शहर के स्वामी के सामने घुटने टेको। मैनेजर लिन ने चू फैंग की ओर इशारा किया और चिल्लाया, पुरुषों के घुटनों में सोना होता है। माता पिता और उन लोगों के अलावा जिनके मैं उपकार का पात्र हूँ, मैं चू फैंग स्वर्ग के आगे भी घुटने नहीं टेकूंगा। मैं दूसरों के आगे घुटने क्यों टेकूंगा? चू फैंग के शब्द चेन हुई की ओर निर्देशित थे। उसकी निगाह में डर का एक भी निशान नहीं था। इसके बजाय ये बेहद ईमानदार था क्योंकि ये उसके दिल से निकले शब्द थे। माता पिता और उन लोगों के अलावा जिनके वह एहसानमंद था, भले ही उसे पीट पीट कर मार डाला जाए, वह किसी और के सामने घुटने नहीं टेकेगा। यह उसकी गरिमा से जुड़ा था। मनुष्यों के लिए भले ही वे झुक जाएं, एक अंतिम सीमा होगी। चू फैंग की अंतिम सीमा यह थी कि भले ही उसे मारा जाए या अपमानित किया जाए, फिर भी वह ठीक रहेगा। हालांकि भले ही उसे पीट पीट कर मार डाला जाए, वह दूसरों के सामने घुटने नहीं टेकेगा। जब चू फैंग के शब्द निकले तो चू युआन और अन्य लोग घबरा गए। उन्हें लगा कि चू फैंग चेन हुई को नाराज कर देगा। जहां तक मैनेजर लिन और अन्य लोगों की बात है, वे बेहद खुश थे। हालांकि वे जानते थे कि चू फैंग साहसी है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना साहसी होगा। वह केवल चेन हुई को उकसा रहा था और यह भीड़ के सामने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा था। हालांकि जब भीड़ एक अच्छे शो का इंतजार कर रही थी, ये देखने के लिए कि चेन हुई चू फैंग की देखभाल कैसे करने जा रही है, चेन हुई ने केवल हल्के से मुस्कुराया, घोड़े से छलांग लगाई और चू फैंग की ओर चल दी। उसी समय उसके पीछे कई अधिकारी भी अपने घोड़ों से उतर आए, चेन हुई का पीछा करते हुए चू फैंग की ओर चल पड़े। तुम चू फैंग हो? चेन हुई ने चू फैंग का मूल्यांकन करते हुए मुस्कुराया। उसकी निगाहों में थोड़ी प्रशंसा भी थी। वह मैं हूँ, चू फैंग ने न तो विनम्रता से और न ही गर्व से कहा। क्या वीर युवक है, इतनी उम्र में ऐसा माहौल, ये वाकई काफी दुर्लभ है। चू फैंग के रवैये का सामना करते हुए चेन हुई को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय वह मुस्कुराया और फिर उसने चू परिवार की ओर अपनी नजर घुमाई और कहा, चू फैंग का पिता कौन है? मैं चू फैंग का पिता हूँ। ये लड़का अभी भी छोटा है, इसलिए उसके शब्द थोड़े सीधे हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि उसे माफ किया जा सकता है। चू युआन ने यह भी सोचा कि चेन हुई चू फैंग को नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए उसने जल्दी से चू फैंग के लिए विनती की। ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बेटा पाना तुम्हारा सौभाग्य है और यह मेरे स्वर्ण बैंगनी शहर का भी सौभाग्य है। ये व्यक्ति जरूर काफी विकसित होगा। आपके चू परिवार ने काले लोहे की खदान की खोज करके एक अच्छी सेवा की है, इसलिए मैं आपके बेटे चू फैंग को 1000 आध्यात्मिक मोती पुरस्कृत करता हूं ताकि उसकी साधना एक कदम और बढ़ सके और एजियो ड्रैगन स्कूल में मेरे स्वर्ण बैंगनी शहर की महिमा के लिए लड़ सके। जहां तक काले लोहे की खदान का सवाल है, तुम्हारा चू परिवार उन्हें निकालने के लिए जिम्मेदार है। किसी भी निष्कर्षण को मेरे स्वर्ण बैंगनी शहर को सौंपने की आवश्यकता नहीं है। ये सब तुम्हारे चू परिवार का है। इसके अलावा आज से इस पर्वतीय क्षेत्र का प्रबंधन चू परिवार द्वारा किया जाएगा। जो लोग चू परिवार के आदेशों को न मानने की हिम्मत करते हैं, इसका मतलब है कि वे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। चेन हुई, मैं बिना किसी दया के तदनुसार दंड दूंगा। चेन हुई की आवाज बेहद स्पष्ट थी और हर जगह सन्नाटे के बावजूद उसके शब्द भीड़ के कानों में स्पष्ट रूप से छप गए थे। उस पल गोल्डन पर्पल सिटी के लोगों के अलावा लगभग सभी ने अपनी आंखें और मुंह फैलाए और अंतहीन रूप से हैरान थे। मैनेजर लिन और उन लोगों का तो कहना ही क्या जो चू परिवार को अपमानित करना चाहते थे। यहाँ तक कि चू युआन और उसके अपने चू परिवार को भी लगा कि यह अवर्णनीय था और उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। यह क्या स्थिति थी? स्वर्ण बैंगनी शहर के स्वामी ने चू फैंग के रवैये के कारण न केवल चू परिवार को दंडित किया, बल्कि उन्होंने चू फैंग को 1000 आध्यात्मिक मोती भी पुरस्कृत किए। 1000 आध्यात्मिक मोती! इतना ही नहीं, उसने चू परिवार को काली लोहे की खदान भी सौंप दी। काली लोहे की खदान की कीमत 1000 आध्यात्मिक मोतियों से कहीं ज्यादा थी। अगर यह सब निकाला जाए तो इसकी कीमत निश्चित रूप से हजारों आध्यात्मिक मोतियों के बराबर होगी। यह अमूल्य धन था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने चू परिवार को पहाड़ी क्षेत्र का प्रबंधन करने दिया। वह क्या था? अगर चू परिवार प्रबंधन कर रहा था तो मैनेजर लिन क्या कर रहा था? महामहिम, क्या आपने पहले नहीं कहा था कि पर्वतीय क्षेत्र का प्रबंधन मेरे भयंकर बाघ अनुरक्षण कार्यालय द्वारा किया जाएगा? दरअसल
उस समय मैनेजर लिन घुटने टेकना जारी नहीं रख सका और वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ, डर से कांपते हुए चेन हुई के सामने चला गया। उसने चुपचाप पूछने के लिए एक तुच्छ और धीमी आवाज का इस्तेमाल किया। ये सुनकर चेन हुई के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया और उसने मैनेजर लिन की ओर बेहद ठंडी निगाह से देखते हुए कहा, आपका नैतिक आचरण अनुचित है और आप मेरी सेवा करने के योग्य नहीं हैं। कोई इस व्यक्ति का सुनहरा बैंगनी कमांडिंग बैज छीन ले और उसका सिर काट दे। अध्याय 100 विनाश। चेन हुई के आदेश के तहत 2 अधिकारी आक्रामक तरीके से दौड़े और मैनेजर लिन को भीड़ से दूर खींच लिया। नगर के स्वामी, दया करो। नगर के स्वामी, दया करो। इससे मैनेजर लिन का डर खत्म हो गया। हालांकि चाहे वह चेन हुई हो या दोनों अधिकारी, उन्होंने कितनी भी विनती की, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जब दोनों अधिकारी उसे घसीटकर खाली जगह पर ले गए तो उनमें से एक ने अपनी कमर से ब्लेड निकाला, उसे ऊपर उठाया और एक तड़तड़ाहट की आवाज के साथ मैनेजर लिन का सिर जमीन पर गिर गया। उस दृश्य ने भीड़ को भयभीत कर दिया। लगभग सभी के चेहरे पर सदमे के भाव थे और उनके सिर में कोहराम मचा हुआ था कि उन्हें क्या करना चाहिए। महामहिम, मैनेजर लिन का सिर काटने के बाद अधिकारियों में से एक ने चेन हुई के हाथों में सुनहरा बैंगनी कमांडिंग बैज रख दिया। चेन हुई ने मुस्कुराते हुए कमांडिंग बैज स्वीकार किया और चू फैंग से कहा, चू फैंग, क्या आपने वर्मिलियन बर्ड सिटी के बारे में सुना है? चू फैंग खुद को खाली आंखों से घूरने से रोक नहीं सका। उसके अनुभव सीमित थे, इसलिए उसने वर्मिलियन बर्ड सिटी के बारे में कभी नहीं सुना था। ये देखकर चेन हुई ने हल्के से मुस्कुराते हुए धैर्यपूर्वक समझाया, चू फैंग, मेरा मानना है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे 9 प्रांतों पर जयांग राजवंश का शासन है। बेहतर शासन के लिए जयांग राजवंश ने 9 राजकुमारों के महलों को 9 प्रांतों का प्रबंधन करने दिया। जो अजूर प्रांत पर शासन करता है वह किलिन राजकुमार हवेली है। किलिन प्रिंस मैंशन के लिए एजोर प्रांत का प्रबंधन करते समय अधिक व्यवस्था के लिए एजोर प्रांत में 8 प्रथम श्रेणी के शहर और 160 द्वितीय श्रेणी के शहर चुने गए थे। उन्होंने पूरे एजोर प्रांत को कवर किया जैसे कि वे एक जाल फेंक रहे हों। शहरों के लिए उनके पास विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार क्षेत्र का अधिकार था। मेरा स्वर्ण बैंगनी शहर एक दूसरे दर्जे का शहर है। मेरे स्वर्ण बैंगनी शहर का प्रबंधन करने वाला किलिन प्रिंस मैंशन नहीं है। ये प्रथम श्रेणी का शहर है, वर्मिलियन बर्ड सिटी। चेन हुई की बातें सुनने के बाद चू फैंग को एजोर प्रांत की विभिन्न शक्तियों के बारे में पूरी तरह से नई समझ मिली। चू फैंग को हमेशा लगता था कि जयांग राजवंश 9 प्रांतों का अधिपति था और विभिन्न स्कूलों ने विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ था। उसने ये भी सोचा कि एजोर प्रांत में लिनियन स्कूल ने जो कहा वही सब चलता था। हालांकि ऐसा लगता था कि यह स्पष्ट रूप से सच नहीं था। ये कहा जा सकता है कि प्रबंधन प्रणाली वर्गीकरण के कारण जयांग राजवंश की विधियां बहुत सरल थीं। हालांकि यह विभिन्न विद्यालयों के विकास में बाधा नहीं डालता था, लेकिन वास्तव में इसने अभी भी 9 प्रांतों को अपने हाथों में कसकर पकड़ रखा था। अगर एजोर प्रांत को 8 खंडों में विभाजित किया गया तो इस खंड के शहरों में सर्वोच्च पर्यवेक्षक वर्मिलियन बर्ड सिटी होगा। 10 दिनों में वर्मिलियन बर्ड सिटी एक नई उत्कृष्टता सभा का आयोजन करेगी। ये तथाकथित नई उत्कृष्टता सभा युवा पीढ़ी के बीच कौशल की तुलना है। हालांकि इसमें आयु सीमा तय है और केवल 18 वर्ष से कम आयु के लोग ही इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि आप अभी भी युवा हैं, फिर भी आपको युवा पीढ़ी के उत्कृष्ट लोगों में से एक माना जा सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस वर्ष की नई उत्कृष्टता सभा में शामिल होने के लिए मेरे स्वर्ण बैंगनी शहर का प्रतिनिधित्व करें। चेन हुई ने बोलना जारी रखा, इस सभा में शामिल होने से मुझे क्या लाभ मिलेगा? चू फैंग ने पूछा। अगर आप सिर्फ शामिल होते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि अगर आप पहला स्थान प्राप्त कर लेते हैं तो 5000 आध्यात्मिक मोतियों का इनाम मिलेगा। चेन हुई ने समझाया, ठीक है, मैं भी शामिल हो जाऊंगा। चू फैंग ने सिर हिलाया। 5000 आध्यात्मिक मोती उसके लिए बहुत आकर्षक थे। तो फिर ये तय हो गया, मैं तुम्हें गोल्डन पर्पल कमांडिंग बैज दूंगा। इसके साथ तुम मेरे गोल्डन पर्पल शहर में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हो और बाहर निकल सकते हो। मुझे 5 दिन बाद ढूंढो और मैं तुम्हें वर्मिलियन बर्ड सिटी लाने के लिए लोगों को भेजूंगा। चेन हुई ने चू फैंग को स्वर्ण बैंगनी कमांडिंग बैज सौंपने के बाद अपनी 1000 आदमियों की सेना को ले जाकर छोड़ दिया। जो बचा रह गया वह लोगों का समूह था जो पहले के सदमे से उबर नहीं पाया था। अपने बाएं हाथ में कमांडिंग बैज और दाहिने हाथ की ट्रे में 1000 आध्यात्मिक मोतियों को देखकर चू फैंग थोड़ा उदास हो गया। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे इसका कारण नहीं पता चल पाया।
कुछ देर सोचने के बाद भी जवाब न मिलने पर चू फैंग ने आगे नहीं बढ़ना चाहा। उसने अपने हाथ में कमांडिंग बैज उठाया और भीड़ से कहा, क्या अब भी कोई है जो मेरे चू परिवार की आज्ञा मानने से इनकार करता है? हम चू परिवार का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं और हम वफादार और समर्पित रहने की शपथ लेते हैं। जैसे ही चू फैंग ने अपनी बात खत्म की, आसपास के सभी लोग घुटनों के बल बैठ गए। एक जोरदार आवाज के साथ उन्होंने कसम खाई। अगर यह कहा जाता है कि उन्होंने चू फैंग के सामने अपनी निष्ठा इसलिए स्वीकार की क्योंकि वे उसकी ताकत से मजबूर थे, तो उस पर उन्हें अपनी निष्ठा स्वीकार करनी पड़ी क्योंकि वे उसकी पृष्ठभूमि से मजबूर थे। गोल्डन पर्पल सिटी के स्वामी के समर्थक होने के कारण वे वास्तव में चू फैंग को अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर पाए। बहुत बढ़िया, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुझे आज्ञा मानने के लिए तुम्हारे मुंह की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे दिलों की जरूरत है। मैं, चू फैंग, उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जो मेरे आसपास वफादार नहीं हैं। तो जो लोग खुद को मेरे चू परिवार के लिए समर्पित करना चाहते हैं, उन्हें कुछ करना होगा। भयंकर बाघ एस्कॉर्ट कार्यालय, जू, मा, वांग, झाओ और ली परिवार के सभी लोगों को मार डालो। जब चू फैंग के शब्द बाहर आए तो भीड़ को बहुत आश्चर्य हुआ। यहाँ तक कि चू परिवार के सदस्य भी अंतहीन सदमे में थे। चाहे जो भी हो, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि झाओ और ली परिवार को आत्मसमर्पण करने के बाद वह उन सभी को खत्म कर देगा। चीजों को संभालने का ये तरीका निर्दयी कहा जा सकता है। ये कुछ ऐसा था जो कई वयस्क भी नहीं कर सकते थे। हालांकि चू फैंग, जो केवल 15 साल का था, ने ऐसा कहा। उसके बाद ये सदमा कुछ समय तक ही रहा। बहुत जल्दी लोगों ने झाओ परिवार, ली परिवार और भयंकर बाघ एस्कॉर्ट कार्यालय के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। अपनी भक्ति दिखाने के लिए उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चू फैंग के नेतृत्व में भले ही भयंकर बाघ अनुरक्षण कार्यालय, झाओ परिवार और ली परिवार ने बहुत जल्दी विरोध किया, फिर भी उन्होंने अपनी जान गंवा दी। लीनिंग माउंटेन टाउन में आए उन परिवारों की सभी शक्तियां मार दी गईं। कोई भी जीवित नहीं बचा। यह अंत भी नहीं था। उन लोगों को खत्म करने के बाद चू फैंग ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें समूहों में अलग कर दिया। फिर उसने उन्हें भयंकर बाघ अनुरक्षण कार्यालय, जू परिवार, वांग परिवार, मा परिवार, झाओ परिवार और ली परिवार की ओर भेज दिया ताकि वे पहाड़ी क्षेत्र में अपनी जड़ें पूरी तरह से मिटा सकें। जब चू फैंग व्यक्तिगत रूप से नरसंहार का निर्देशन कर रहा था, चेन हुई अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था और स्वर्ण बैंगनी शहर की ओर लौट रहा था। महामहिम, क्या ब्लैक आयरन की खदान वास्तव में चू परिवार को पूरी तरह से दे दी जाएगी? इस साल वर्मिलियन बड सिटी को दिए जाने वाले हमारे करों का क्या होगा? एक अधिकारी ने चिंतित होकर पूछा। और क्या कर सकता था? मैं उस व्यक्ति के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? अगर इस साल वर्मिलियन बड सिटी के लिए कर नहीं दिया गया तो ज्यादा से ज्यादा मुझे सजा मिलेगी। लेकिन अगर वह व्यक्ति नाराज हो गया और उसने अपने पिता के सामने कुछ बुरे शब्द कहे तो शायद मेरा सिर भी नहीं बचेगा। जब उस मुद्दे का जिक्र हुआ तो चेन हुई के चेहरे पर बेबसी के भाव उभर आए। जब उसने आज सुबह की घटना के बारे में सोचा तो उसे अभी भी कुछ डर महसूस हुआ।